एम्स मीडिया, राइट? व्हाट एग्जैक्टली डज एम्स मीडिया डू? करता क्या है एम्स मीडिया? ओके सो पेरेंट का फियर रहता है कि ठीक है, मैंने तो अपनी लाइफ कैसे तैसे लीड कर ली जी, मेरे बाद इसका क्या? मुझे लगता है हम सब डिसेबल्स हैं। सो मान लीजिए मैं और मिस्टर डैनियल बात कर रहे हैं और अचानक से पीछे से आशीष थाली बजाना शुरू कर दे, आपका ध्यान भटकेगा ना? एब्सोल्युटली, बड़े डिस्ट्रैक्ट होंगे। हाँ जी। इस स्थिति में हमारा ऑटिस्टिक बच्चा रोज जीता है। ये एक तरीके का सेंसरी इशू है। बच्चा अगर ठीक ठाक बड़ा भी हो गया, ये अपना पेट कैसे पालेगा? कॉर्पोरेट डजंट हैव हार्ट। The only thing is that they are still speculative. I'm talking about the Indian corporate. They want to do inclusion and they want to create employment. चाहते हैं कि आए बच्चे या कोई भी आए ऑन द स्पेक्ट्रम, बट थोड़ा स्पेकुलेटिव है कैसे करें, बिकॉज वो कहते हैं कि हम तो खुद नहीं कर पाते हैं, ये कैसे कर लेंगे। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम वो रोड मैप्स और वो पॉसिबिलिटीज अनकवर कर रहे हैं जो कि हर एक इंडिविजुअल, स्पेसिफिकली पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन आर ऑन द स्पेक्ट्रम एंड स्पेशल एड्स हु आर ट्राइंग टू गिव दोज थिंग्स टू द स्टूडेंट और द इंडिविजुअल। इस पॉडकास्ट के अंदर हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी है विथ रेस्पेक्ट टू अनएम्प्लॉयमेंट, विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूचर ऑफ चिल्ड्रन हु आर ऑन द स्पेक्ट्रम। सो अगर आप वो पेरेंट हो जिसको लगता है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर फॉर माई चाइल्ड, डू नॉट मिस दिस एंड वॉच इट टिल द एंड। डिसेबिलिटी सेक्टर, नॉर्मली लोग एआई की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं और दुनिया भर की चीजें करते हैं, ठीक है ना? आपको इस डिसेबिलिटी स्पेस के अंदर का जो मोटिवेशन है वो कैसे मिला? बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेयर नोबडी इवन पीक्स एंड यू हैव क्रिएटेड अ एंटायर इकोसिस्टम हियर। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दैट? ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बड़ी मर्तबा पूछा गया है। पिछले 15 साल से मुझे लगता है 15 लाख बार मैं इसका जवाब दे चुका हूँ और कोशिश करता हूँ हर बार एक नए वर्जन का जवाब दूँ। आज भी वही कोशिश करता हूँ। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है हम सब डिसेबल्स हैं। अब उसकी डेफिनेशन बहुत अलग अलग है कि आप उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए आप चश्मे पहनते हैं। जब आप चश्मे पहनते हैं तो आपका विजन एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए आप चश्मे यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको असिस्टिव टेक्नोलॉजी या असिस्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ रही है। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका विजन जो लो है वो कितना विजन लो है। अगर आपका विजन लो 40% से ऊपर है और आप चाहते हैं कि लोग आपको सिंपैथी दे, एक तरीके का रिजर्वेशन दें, आप उस कैटेगरी का जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं आप उसका अवेल भी करना चाहते हैं, तो आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, बिकॉज योर लो विजन इज वन ऑफ द कैटेगरी आउट ऑफ 21 कैटेगरीज इन द एक्ट। तो वहां पहुंच जाएंगे। बट मान लीजिए आप 39% में हैं, आप उससे नीचे में हैं, बट आप सरवाइव कर रहे हैं, आप फाइट बैक कर रहे हैं। अब आप 39 और 40 वाले में एक थिन लाइन डिफरेंस होगा, राइट? बट आप अपने आप को डिसेबल बोलना नहीं चाह रहे, उसको आप डिसेबल बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है, या मान लीजिए वो उस स्पेस में है, या उस तरीके की सर्विसेज को लेता है, या उस इकोसिस्टम में रहता है। तो मुझे लगता है जो शब्द है ना डिसेबिलिटी, अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्रो पिक्चर में देखूं तो मुझे लगता है हमें शब्द पे और काम करना चाहिए। डिसेबिलिटी की जगह हमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट हम जिस दिन बोलना शुरू करेंगे तो उस दिन आप, मैं, हम सब अपने आप को उस स्पेस में पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चलने की तकलीफ ही है। भाई बुढ़ापे में देखिए, एजिंग में आते ही सभी के पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे। राइट। बूढ़े लोग चल नहीं पा रहे हैं, वॉकर की जरूरत है, स्टिक की जरूरत पड़ रही है। तो वंस यू आर अंडर द स्पेक्ट्रम ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट, आई थिंक यू विल स्टार्ट फीलिंग एंड कनेक्टिंग योरसेल्फ विद दिस स्पेस। तो डिसेबिलिटी का एक कारण तो ये है कि मुझे लगता है मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। आप अलग अलग तरीके की डेफिनेशन से उसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। और दूसरा बड़ा हिस्सा है, दूसरा बड़ा कारण ये है कि ये बहुत डाइवर्स सेक्टर है। यहाँ यूनाइटेड नेशन कहता है कि 15% की पॉपुलेशन जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में आती है। 15% आप समझ पा रहे हैं कितना होगा? मतलब 8 बिलियन। हाँ, तो आप उसका 15% आप करके देखें, इट्स ह्यूज। मतलब भारत की पॉपुलेशन के लगभग टच में आप पहुंच सकते हैं। Yes. ज्यादा भी हो सकता है। इट्स ह्यूज पॉपुलेशन। बट आप सोचें, ये पॉपुलेशन घर पे बैठी है, इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन कर नहीं रही है। ये पॉपुलेशन एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन ले नहीं पा रही है। आपको जानकर ताज्जुब होगा मिस्टर डैनियल कि इस पॉपुलेशन में मात्र 4% का ऐसा हिस्सा है जो हमारे हिंदुस्तान में सेकेंडरी एजुकेशन तक पहुंचता है।
96% का हिस्सा तो 10वीं कक्षा के पेपर तक भी नहीं भर पाता। रियली? हाँ, तो अब ये देखिए इतना बड़ा डाइवर्स इकोसिस्टम को अगर आप इकोनॉमिकल एम्पावर कर दें तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, बिजनेस डेवलप होते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होता है। तो हमने उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, हमने उसको एक सिस्टम की तरह देखा, तो हम शायद इसलिए मजे से काम कर पाते हैं। These are two reasons. That is a very good word which you said, मजे से काम कर पाते हैं. If you're not able to have fun, how will you work? True. And since you are already having Ames Media, right? What exactly does Ames Media do? करता क्या है Ames Media? Okay, so ये भी बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि क्योंकि एक काम हम नहीं कर रहे हैं, हमने एक छोटा छोटा कोशिश ऐसा इवेंचुअली एक ऐसा कोशिश हो गया कि एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी। कई लोग हमसे आज भी सवाल पूछते हैं कि एम्स मीडिया का फुल फॉर्म क्या है। एजुकेशन कंपनी है तो डिसेबिलिटी में काम करती है, कॉलेजेस में काम करती है। तो हमारा जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो एक एजुकेशन कंपनी की तरह हुआ। तो अर्लियर हम एग्लो इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज़ के नाम से जाने जाते थे। इतना लंबा नाम लोगों को ना सुनना पसंद है ना हमें बोलना पसंद था, हमसे शॉर्ट में एम्स बोलते थे। अब जब एम्स बोलो और आप दिल्ली से हो तो लोगों को लगता है वो Political sciences, yes. हमने उसको आगे My mother works. अच्छा, तो हमने उसके आगे मीडिया वर्ड जोड़ा क्योंकि हम एक प्रोडक्शन हाउस भी रन किया करते थे, आज भी करते हैं, तो लोगों को याद रखने में आसान हो गया एम्स मीडिया। बट इवेंचुअली वो थोड़ा साइज बड़ा हुआ कंपनी का, हमने उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहा, तो क्योंकि लोगों के दिमाग में पहचान ही एम्स मीडिया थी, इसलिए हमने एम्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। नाउ व्हाट एम्स मीडिया डू, एम्स मीडिया is trying to create an ecosystem for inclusive and accessible society. To be What kind of inclusive student do you? so when we say inclusive, or that means inclusion, so we focus on 4 type of inclusion. We believe on economic inclusion, social inclusion, digital inclusion, and one more is academic inclusion. Okay. 4 inclusions. So 4 inclusion we precisely focused on. तो हमें लगता है कि हम अब हमारा जो भी काम उठा के देखेंगे, हम फैशन शो करते हैं, सोशल इंक्लूजन के अंदर आता है। हम AEMP के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, एम्पावर करते हैं, नौकरी देते हैं या उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, वो इकोनॉमिक इंक्लूजन के अंदर आता है। हम लोग टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। 3D प्रिंटिंग जैसी मशीनों को हमने इस्तेमाल किया है पीपल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिलेज के साथ पढ़ाने में। 3D प्रिंटिंग जब 2013 या 14 में इंजीनियर्स ही देखा करते थे, इंजीनियर्स को ही पता थी वो मशीन के बारे में। तो हम कुछ इंजीनियर्स के संपर्क में आए और हमने वो इन मशीनें हमारे बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस। Are you an engineer, sir? No, I'm hardcore economics student, economics. Okay. Yes. Now I understand where it's coming. Utilization of the scarce resources. Yes, full optimum utilization. Optimum utilization of scarce resources. So this is how we have uses the technology. So yes, this is how the digital inclusion is also working. So ये 4-5 हिस्से। तो आज की डेट में हम एक काम नहीं कर रहे, हम 4-5 चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। एकेडमिक इंक्लूजन कर रहे हैं, क्रॉस करिकुलर इंटीग्रेशन करके, इकोनॉमिक इंक्लूजन कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग करके। What kind of skill building does your organization do? सो आप एक वेबसाइट है हमारे दर्शकों के लिए भी, ibef.org करके एक वेबसाइट है भारत सरकार की। उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स डाटा मिलेंगे, आप ये जान पाएंगे कि भारत में कितने इंडस्ट्रीज़ हैं, उस इंडस्ट्री का कितना साइज़ है, कितना अगले 5 साल में बढ़ने वाला है, उसका CAGR ग्रोथ कितना होने वाला है, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा। आप उस वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट भी एक इंडस्ट्री है। जैसे हमारे भारत में कई किस्म के, फॉर एग्जांपल आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप उसी का एक हिस्सा बनते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कुछ लोग चाहिए, आपको कैमरामैन चाहिए, आपको एडिटर चाहिए, आपको लाइटमैन चाहिए, ऐसे कई सारे प्रोफाइल्स हैं जो आपके इकोसिस्टम में डेवलप होंगे। बट उसके लिए आप जैसी किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं, मान लीजिए आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के सेगमेंट में से किसी इंसान को नौकरी देना चाहते हैं, या आप ऐसे किसी इंसान को नौकरी देना चाहते हैं जो गांव में रहता है, बहुत रूरल सिस्टम में उसका अपब्रिंगिंग हुई है, कभी स्कूल नहीं जा पाया, बट उसके पास कोई एक स्किल सेट है, आपको लगता है कि यार ये मेरे काम आ सकता है, बिल्कुल है ना। बट अनफॉर्चुनेटली आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपका एक बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा।
तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि मैं इसको हायर करूं तो कैसे करूं। तो उसके लिए सेक्टर स्किल काउंसिल्स बने हैं। अच्छा, तो what does it do? सो सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स का जॉब ये होता है कि वो 3 चीजें सेट करते हैं। एक क्यूपी सेट करते हैं, क्वालिफिकेशन पैक बोलते हैं उसको। उसका मतलब होता है एलिजिबिलिटी साधारण शब्दों में। एक वो एनओएस फॉलो करते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। और एक वो एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होता है, उसका लेवल फिट आउट करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हैं तो सबसे पहले तो आईबीएफ वेबसाइट में आप जिन्हें जाके देख लिया कि भैया अच्छा इसका अगले 15 साल में क्या होने वाला है, 5 साल में क्या होने वाला है, पिछले 5 साल में कितना था, पिछले 15 सालों से कैसा चल रहा है, मतलब किस तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से इसका ग्रोथ हो रहा है, Right. किस ट्रैक में जा रहा है, आने वाले और कौन कौन से एमओयू साइन होने वाले हैं, जर्मनी से कौन सी कंपनी इंडिया में आने वाली है, हॉलीवुड का कौन सा काम इंडिया में आउटसोर्स होने वाला है, इंडिया का काम कितना डेवलप होने वाला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में कितना और आएगा। आपको साइज पता लग रहा है, राइट? आपको ये पता लग रहा है कि अच्छा ई कॉमर्स में और 25 लोग आ रहे हैं, तो इमेजेस ज़्यादा क्रॉप होंगी, इमेजेस ज़्यादा एडिट होंगी। सो आपको साइज समझ में आ रहा है। यही साइज हमने 2010 में देखा, इमीडिएट आफ्टर रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो हमारा 2008। राइट, 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 राइट। उसी के तुरंत बाद कई सारे ई कॉमर्स कंपनीज हमारे इंडिया में बन रही थी, आ रही थी। तो हम क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्शन हाउस चलाते थे तो हमें लगा कि यार ये एक ऐसा एरिया है। फॉर एग्जांपल आप कब खरीदने जाते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हमें किसी का भी रैंडम नाम ले लीजिए, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे एक फ्लैट वाइट बैकग्राउंड होता है। एक प्रोडक्ट के आजकल तो 8-9 पिक्चर और वीडियो भी होते हैं। पहले 8-9 पिक्चर में पिक्चर्स होते थे, एक व्हाइट 3-4 पिक्चर होते थे, अलग अलग एंगल्स, मैक्सिमम 3 या 4 एंगल्स होते थे। आजकल 8 या 9 एंगल्स होते हैं और वीडियो भी होती है डिस्क्रिप्शन के साथ। बट ये करेगा कौन? मैं अगर कप मैन्युफैक्चरर हूँ, यार मैं इतना सारे कप बनाता हूँ, छोटे बड़े, कॉफी के, चाय के, मैं कहाँ पिक्चर खींचता रहूंगा? तो मैं किसी प्रोडक्शन हाउस को हायर कर लेता हूँ। Right. वो क्लिक करता है, वो इसको आप मतलब ई पोर्टल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो आपको क्रॉप करके दे देता है, आप उसको लगा देते हैं और मेरा धंधा भी चल पड़ता है। तो हम यहाँ थे, हम उस प्रोडक्शन हाउस सेगमेंट में थे। ओह, तो हमें लगा कि यार ये क्यों ना हम ट्राई करके देखते हैं, स्पेशल नीड बच्चों से मोमबत्ती भी तो बना ही रहे हैं ना, हाँ, वो भी तो एक मोनोटोनी जॉब है। इट इज अ वेरी मोनोटोनस जॉब। और इसको स्टीरियोटाइप करके रखा है कि बच्चे जिसको डिसेबिलिटी है उसको मोमबत्ती बनाने के लिए भेज देते हैं। लास्ट टाइम आल्सो आई वाज डूइंग अ पॉडकास्ट विद वन ऑफ द स्पेशल एड्स एंड शी वाज सेइंग दैट क्या बकवास है ये सब, मोमबत्ती वाला ही बना के रखा है। देखिए मैं आपको बताऊंगा मिस्टर डैनियल कि इतने लंबे समय में मेरी बहुत हमारे यहाँ एक कहावत है, उसको बोलते हैं कि विचारों के मंथन से अमृत निकलता है, विवादों के मंथन से विष। वाह। तो हमने कई सारे विचार और विवाद दोनों करे हैं पिछले 15 सालों में। तो हमें समझ में एक बात आई है कि ये कैंडल बनाना और ये पेपर बैग बनाना बकवास काम नहीं था। यही काम हो सकता था 70 के दशक में, 60 के दशक में। आज इसका साइज उतना नहीं है। आज बड़ी It's a मतलब I would say that it's a falling market. Yes, it's not a falling market, it's a big market, but the players are different now. आज आप यूफ्लेक्स के पास जाते हैं प्रिंटिंग के लिए। आज कुरकुरे, लेज जैसी जो जितनी सारी फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज हैं, वो किसी भी स्पेशल स्कूल को आज तक उन्हें पैकेजिंग का काम या प्रिंटिंग का काम नहीं दिया। वो सारा काम बड़े पैकेजर्स को मिलता है। हमारे बच्चे जो मैक्सिमम बना पाते थे, गिफ्ट पैक्स बना पाते थे, अखबार के वो छोटे छोटे लिफाफे बनाते थे। आई डोंट नो विच ईयर यू बॉर्न, बट जिस ईयर मैं बॉर्न हुआ हूँ तो रोड साइड पे बहुत सारे वो मट्टी वट्टी नमकीन बेचने वाले जो लोग होते थे, वो अखबार के लिफाफों का इस्तेमाल किया करते थे। आज वो बाजार नहीं है, आज कंज्यूमर की वो नीड नहीं है, आज वो साइज श्रिंक हो गया। Shrink हो गया। That's what I'm saying ना। यस, कि it's- कैंडल पहले बत्ती चली जाती थी हर घर में रोज रात को, तो हर घर पे ग्रोसरी के साथ कैंडल आता था। Right. आज कैंडल बत्ती नहीं जा रही है, जरूरत ही नहीं। जा रही है तो आपके पास इन्वर्टर इज देयर, जनरेटर इज देयर, पास यू गॉट स्मार्टफोन, ये भी ज्यादा है। तो आप जरूरत तो ही कभी अंधेरे में है ही नहीं, तो आप इस बत्ती का क्या करेंगे? आप इस मोमबत्ती का वो आप अभी इसको सिर्फ फ्यूनरल में यूज करते चर्च जाते हैं आप, फ्यूनरल्स में जाते हैं आप, या फिर एट मैक्स आप दिवाली का इंतजार करते हैं। बाजार वो भी बड़ा है, बट सोच के देखिए बहुत गहराई से कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन ये है उसके सामने ये बाजार अब छोटा है। छोटा हो गया बस। तो उस हिसाब से हमें एक ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम उस तरीके की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें बच्चा घर बैठकर भी काम कर सके, आपके लिए भी वो वेंडर बन सके, मेरे लिए भी वेंडर बन सके, वो सबका काम कर सके। राइट। एंड दैट इज बेसिकली डिजाइनिंग। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में
कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वन ऑफ द थिंग्स जो पिछले 15, 20, 25 सालों में बहुत लगातार ग्रो हुई है. हम वही सब बच्चों को सिखाते हैं. Superb. जी. So basically that's very very good thing because क्या है कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट नहीं है. मैं बताता हूँ उसको, उसके बाद फिर आप इसके ऊपर स्टेटमेंट के अंदर ना यू ऐड ऑन ओके कि मार्केट बहुत खराब है, एआई आ गया, कितने सारे के सारे रिप्लेसमेंट्स हो रहे आज की डेट में. यू नो देयर इज सो मेनी थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग राइट नाउ. बट आई थिंक द वे यू हैव आइडेंटिफाइड कि मैं यू आर टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स व्हिच हैव डन वेरी नाइसली प्लस द स्कोप ऑफ दिस मार्केट इन द नेक्स्ट 10 to 15 years. अंडरस्टैंडिंग कौन कौन सा मार्केट आगे जाके, मैं वर्ड यूज करता हूँ, फटेगा. ठीक है ना. यू कैन से इट विल एक्सपैंड. ठीक है ना. सो फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल ले लेते हैं दैट यू नो यू टॉकिंग अबाउट मल्टीमीडिया, यू टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन इज आल्सो वन ऑफ दोस थिंग्स. हाँ. सो दीज आर गोइंग टू गो, दे आर गोइंग टू एक्सपैंड बिकॉज जिस तरीके से उसका जिस तरीके से ग्रो होने वाला है, इट्स गोइंग टू बूम. एंड राइटली सो दीज आर श्रिंकिंग मार्केट जो कैंडल्स की बात करें, बिकॉज अकॉर्डिंग टू एक थियरी होती है जॉब्स टू बी डन थियरी कि भैया एक टाइम पे जो कैंडल काम करता था वो बहुत सारी चीजें करती है, तो फिर कैंडल का कोई स्कोप ही नहीं है, गया. अब इसको रिप्लेस करने के लिए व्हाट आर द न्यू इंडस्ट्रीज विच आर गोइंग टू कम. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि नए वाले इंडस्ट्रीज कौन से जहाँ पे जो बच्चे हमारे जो बच्चे हैं वो फोकस कर सकते हैं, विच आर वेरी गुड मार्केट्स फॉर द फ्यूचर. आने वाले मतलब 20-25 साल उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से एकदम सॉर्टेड है. Number one is that, and number two, what are the skill sets which are like, for example, what are the skill sets which they should take? Because आप अगर schools की बात करो, CBSE के अंदर वो ये आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये तीन ही होते हैं. ठीक है ना. मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर पहले से स्किल सेट आइडेंटिफाई कर लिए, पहले से इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर ली, तो पहले से ही वो भी आइडेंटिफाई कर लो कि बॉस पढ़ना किस में है, ताकि आगे जाके कोई टेंशन ना हो, आगे जाके वो फ्रिक्शन ना आए कि इतने टाइम पे ये पढ़ा फिर बाद में जाके पता चला वही चेंज हो गया. मतलब यू स्टडीड, यू बिकम अ को पायलट. ठीक है ना. प्लेन उड़ाने वाले, फिर सडनली तुमको ट्रेन दे दिया उठा के, तो आपका तो दिमाग खराब हो जाएगा. आई बीन ट्रेन फॉर समथिंग एल्स बट आई एम डूइंग समथिंग एल्स, सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द करियर. तो हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस पार्ट? मतलब Okay. लंबा क्वेश्चन हो गया बहुत ज़्यादा. नहीं, ठीक है. इसके 3 हिस्सों में मैं इसका जवाब देता हूँ. देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को जो सुन रहे हैं पॉडकास्ट को, और मैं क्योंकि अपना ओपिनियन आप तक रख पा रहा हूँ, मिस्टर डैनियल आपने मौका दिया है इसलिए मुझे लगता है कि लाइफ को ना इतना ज़्यादा हमें सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं बचपन से वही सीखूंगा जो आगे जाके मेरा कैरियर बनाएगा. मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मेरा अभी तक का व्यक्तिगत अनुभव है. मैं बहुत सारी कंट्रीज़ घूमा हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम किया है. मैं खुद उसमें से एक वो इंसान हूँ कि जो उसने जो पढ़ा वो काम बाद में नहीं करते हैं लोग. तो सबसे पहले ये नोशन अपने दिमाग से निकालिए कि भैया मुझे वही पढ़ना है जो आगे जाके मुझे बनना है. अगर आप ऐसा चाहते हैं ना, अगर आप, तो फिर आप प्लम्बर बनिए, आप इलेक्ट्रिशियन बनिए, क्योंकि एक ऐसा आपने हुनर पकड़ा होगा जो जिंदगी भर काम आता जाएगा. नहीं होगा. बिजली खराब होगी, तारे ललनी होंगी, बस आप फिर वही पकड़िए. बट अगर आप अपने आप को कुछ और चाहते हैं, आप स्काई इज द लिमिट पे विश्वास करते हैं, आप इस लाइफ टाइम पे विश्वास करते हैं, आप एक्सप्लोर करने पे विश्वास करते हैं, तो प्लीज़ जो भी अभिभावक या जो भी बाकी चिंतन जन सुन रहे हैं, उनके लिए सिर्फ यही बात है कि भैया इतना सीरियस मत लीजिए लाइफ को कि मैं वही करूँगा जो, हाँ, every day, in every next second we have a new chance to learn something. Right. अब बात ये आती है कि राकेश भाई ये तो हो गई फिलोसफिकल बातें हो गई. प्रैक्टिकल बात क्या है? सही बात आपने. प्रैक्टिकल बात क्या है भैया? पैसे किससे बनेंगे, आजीविका किससे आएगी? तो आजीविका देखिए, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं, मैं आपके उसी लंबे क्वेश्चन के सेकंड हिस्से में आ रहा हूँ. जब हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं ना मिस्टर डैनियल, हमें एक बात समझनी पड़ेगी, हम कौन से हुनर की बात कर रहे हैं. हुनर मतलब कौशल, कौशल मतलब स्किल. तो क्योंकि आजकल ये शब्द बहुत गाजर मूली जैसा हो गया, तो मैं इसी शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि सब इससे रिलेट कर पाए. स्किल कितने किस्म की होती हैं? बहुत किस्म की होती है, बट आई डोंट हैव अ नंबर टू इट. नहीं, बट आप कैसे देखना चाहेंगे? आपका पर्सपेक्टिव क्या है देखने का? आपका पर्सपेक्टिव एक थेरेपिस्ट के एंगल से है, तो आप बोलेंगे फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सो एंड सो स्किल्स. आपका पर्सपेक्टिव एक एम्प्लॉयर के माध्यम से जानने का है,
तो आप उसको टाइटल वाइज स्किल्स पे लेके नेगोशिएशन स्किल्स, हाँ एफिशिएंसी स्किल्स, फिर आप लीडरशिप स्किल्स, फिर आप पॉलिटिकल वही फिर आप एफिशिएंसी के एंगल पे जाएंगे, आप उसकी कॉम्पिटेंसी पे चले जाएंगे, टाइम आ जाता है वहाँ पे, कॉम्पिटेंसी पे चले जाएंगे। कॉम्पिटेंसी भी आ जाएगा। बट एक जर्नल बात जो हमें आपको गांव में बैठे हुए सरल से आदमी को जो इस पॉडकास्ट को आज सुन रहा है, आज के 20 साल बाद सुनेगा, उसको कैसे समझाएं कि स्किल क्या है भाई। सही बात है। स्किल भैया तीन तरह की हैं, कॉग्निटिव स्किल्स, नॉन कॉग्निटिव स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स। क्या है इन तीनों में फर्क? कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है कि एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो इंजीनियर्स करते हैं, जो मैनेजमेंट्स के लोग कर रहे हैं, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। आपके सामने है ही नहीं कुछ, खेत खाली पड़ा हुआ है, आपको वहां पे कुछ डेवलप करना है, विच इज मोर प्रिंसिपल ड्रिवन। नॉन कॉग्निटिव स्किल का मतलब क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्रेस। एबिलिटी टू एक्सप्रेस मतलब, अच्छा अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम है ना भारतवर्ष का, मगर दो तरीके के वकील हैं। एक वकील वो हैं जो बेचारे 10,000 रुपए भी महीना नहीं कमा पा रहे, और एक वो हैं जो पर हियरिंग का 10 लाख रुपया ले रहे हैं। तो भैया सेम कॉन्स्टिट्यूशन को दो लोग जो अपनी दलील देने जा रहे हैं, वो किस बात का पैसा मांग रहे हैं? कॉग्निटिव का या नॉन कॉग्निटिव का? वो नॉन कॉग्निटिव का पैसा मांग रहे हैं, एबिलिटी टू एक्सप्रेस करने का। कॉन्स्टिट्यूशन में धारा है तो दोनों के लिए सेम लिखी है, सेक्शन सबसेक्शन सारे सेम है। नॉन कॉग्निटिव ज्यादा पैसा ले जाता है। नॉन कॉग्निटिव skill means ability to express, and that has more money. that has more money. Right. That how do you express yourself? I see. Third is technical skill. मैंने कहा technical. What is the difference between cognitive and technical? So cognitive skill is more principle driven. Principle driven. What kind of principle? Principle means 2 + 2 = 4 होगा। Basically all the universal तो laws 2 के + हिसाब से। 2, हाँ, ऑन यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से 2 + 2 = 4 है, वो आपको भी पता है, मुझे पता है। बट इस 2 + 2 = 4 को सिखाने के लिए कोई डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करेगा, कोई बच्चों के साथ ही कार्टून बन जाएगा, कोई कोई बहुत बड़े माइक से बोलेगा, कोई सैटेलाइट क्लासरूम से पढ़ा रहा होगा एक ही बारी में मिलियन लोगों को। Right. ये नॉन कॉग्निटिव स्किल का हिस्सा है। तीसरा आता है एबिलिटी टू, मैंने कहा टेक्निकल स्किल मींस एबिलिटी टू ऑपरेट। ऑटो ड्राइवर, एबिलिटी टू ऑपरेट, उसको पता है। Ability to operate is technical. हाँ, मैकेनिक्स जो होते हैं, एबिलिटी टू ऑपरेट, उनको पता है कहाँ प्रॉब्लम है। वो बेचारे, कई बार हम देखते हैं हमारे जो हमारे लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टम देते हैं, मैकेनिक्स में खास तौर की बात करूँ, वो आएंगे, आपका एसी खोलेंगे, ठीक करके चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि आपसे पैसे कैसे मांगने हैं, उनको ये नहीं पता पैसे कितने मांगने हैं। सभी नहीं होते ऐसे, अभी तो बहुत सारे बड़े हुनरबाज भी हैं, बट कई सारे लोगों को आप ऐसा देखेंगे, ऑटो में जाते वक्त, कैब लेते वक्त आप देखेंगे रोड पे आपको कई लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत तुर्रमखा होते हैं अपने काम के। उनको ये पता होता है कि कौन सा बटन, कौन सी तार हटा के क्या ठीक करना है, बट उनको लीक में आगे आना नहीं आता। उनके पास वो एबिलिटी टू एक्सप्रेस नहीं है, उनके पास वो नो हाउ, उन्होंने वो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी हुई। कॉग्निटिव स्किल्स आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से उनके पास वो स्किल्स नहीं है, उनके पास वो हुनर है, एबिलिटी टू ऑपरेट समथिंग। सो मेजरली अगर आप देखेंगे तो 3 तरह की स्किल है। अब बात आती है हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। हम जिस तरीके के बच्चों की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वो उसके कई सारे नाम हैं आज की डेट में। अमेरिका चले जाइए तो गिफ्टेड वंस बुलाते हैं, यूएई चले जाइए, मिडिल ईस्ट में जाइए तो डिटरमिन्ड वंस बुलाते हैं, डिटरमिन्ड वंस बुलाते हैं। हिंदुस्तान में आ जाइए तो कभी दिव्यांग, तो कभी डिफरेंटली एबल, कभी स्पेशली एबल्ड। मगर ग्लोबली जब आप देखेंगे, आप यूएन की परिभाषा समझेंगे, आप डब्ल्यूएचओ की परिभाषा समझेंगे, तो वो आज भी पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी ही बुला रहा है, क्योंकि उसको बहुत ही सेंट्रिक पॉइंट को एड्रेस करना है। जब हम उस एक मैक्रो सिस्टम में से हमारे वाले जिसमें आज हम बात कर रहे हैं, आईडीडी की जब हम बात करते हैं, वो उनके पास एक न्यूरो कंडीशंस है, उनकी डिपेंडेंसी हमेशा हमारे पास रहेगी। उनकी आप उनको कितना भी हुनर दे दीजिए। मैं आपके उस बड़े क्वेश्चन के सेकंड हिस्से में आ रहा हूँ कि राकेश जी ऐसा क्या दें कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। इंडिपेंडेंट ऑनेस्टली मिस्टर डैनियल, ना आप है ना मैं हूँ। मुझे भी एक असिस्टेंट चाहिए होता है। मैं यहाँ तक आप तक पहुँचूँ तो मुझे भी एक गाड़ी चाहिए थी, एक ड्राइवर चाहिए था जो चलाता। मुझे नहीं आता है चलाना, तो कोई तो चला के मुझे लेकर यहाँ तक आया। वो नहीं आता तो शायद मैं कैंसिल कर देता है जाना। आप समझ रहे हैं? राइट। हमारे ऑफिसेस में प्रॉब्लम क्या है कि हम इतने चतुर चालाक हैं ना कि हम लोग अपने आप को छुपा लेते हैं, हमारी गलतियों को हम छुपा लेते हैं। हम इतने स्मार्टनेस दिखाते हैं कि हम बोलते हैं हाँ तू करी, तेरा काम है। उन बेचारों को ही पता ही नहीं है बोलने की भाई तेरा काम है।
सो जब हम इन बच्चों के साथ काम करते हैं, दे आर वेरी मास्टर इन टेक्निकल स्किल, दे ऑपरेट कंप्यूटर लाइक एनीथिंग, दे नीड अ ट्रेनिंग। कई समय के बाद वो बहुत खूबसूरत चीजें बनाते हैं, बट उनको कोई तो चाहिए जो बाजार में उनके लिए काम लाएगा, जो क्लाइंट को बताएगा, जो प्राइस नेगोशिएट करेगा। अब आप चाहोगे सब यही कर ले, तो संभावनाएं तो ऐसी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन के So you are doing the non-cognitive work so that So we are as a company is working as a non-cognitive and cognitive work for these people. for the kids so that Their technical skill can be incorporated. cheers to that. Cheers to that. सुपर। ये वाला जो पार्ट है ना, मेरे को मजा आया सुन के, बिकॉज नोबडी इवन थिंक्स एट दैट लेवल कि यार मैं एक ऐसे पूल में से निकाल कर दूंगा टैलेंट, और आप उस टैलेंट को देख के आपको मजा आ जाएगा। जी। Now my question, next question is that you have done so many placements for the kids who are on the spectrum, ठीक है ना? IDD कहते हैं ना इसको, Intellectual and developmental disability, disorder, delays, कुछ भी। एंड यू हैव ऑल्सो, बिकॉज मूवी जो है सितारे ज़मीं पर, उसके अंदर भी बच्चे जो को दिखाया था, मेरे को एक चीज अच्छी लगी थी, दैट जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे कोई ना कोई काम कर रहे थे। हाँ जी। देयर वाज समथिंग और दे वर नॉट सिटिंग आइडल इन द वहाँ पे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो रिक्रूटमेंट वगैरह कराए हैं, एंड वुड यू लाइक टू शेयर एनी एक्सपीरियंस दैट बच्चे वो हुआ एंड द एम्प्लॉयर इज सेइंग कि बॉस दिस बच्चा जो आया है हमारे यहाँ पे, मतलब हमने नहीं सोचा था कि इस टाइप का होगा, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज बहुत जो गिव मी सम। मैं आपको 4 तरीके के एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि Sir. इससे शायद लोगों को ये इनलाइटमेंट होगी कि रोजगार की भी परिभाषा क्या है। अच्छा। जैसे हुनर की परिभाषा भी थोड़ी देर पहले आपके माध्यम से बोलने का मौका मिला, अब रोजगार की परिभाषा क्या है। रोजगार की परिभाषा ये नहीं है साहब कि मैं कहीं सीवी बनाऊं बढ़िया खूबसूरत सा, फिर मैं इंटरव्यू देने जाऊं डैक्टअप होके, फिर आप मेरा इंटरव्यू लो, फिर हम दोनों नेगोशिएशन करें मेरे CTC पे, उसके बाद मैं रोज आपके यहाँ आऊँ, पंच करूँ, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करूँ। दिस इज नॉट जस्ट वन, दिस इज वन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वन फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। द अनदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज कि आप घर पे बैठे हैं, कोई आपसे बात कर, तो जो पहले वाला था उसको बोलते ओपन एम्प्लॉयमेंट। सब बड़े इसमें दौड़ रहे हैं, ओपन एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं भी उठो, जाओ, करो, प्रोविजन पीरियड खत्म हुआ उससे पहले जाओ, नोटिस पीरियड सब, इट्स अ मार्केट गोइंग ऑन। द सेकंड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट मॉडल, जहाँ पे आप खुद के लिए काम करते हैं, जहाँ पे आप फ्रीलांसर बन के काम करते हैं, जहाँ पे आप घर बैठते हैं, आपके पास धीरे धीरे 1 या 2 लोग हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कंपनी का, मगर आज से कुछ समय पहले मुझे वैकॉम करके एक कंपनी है, वो टैबलेट्स बनाती है, टैबलेट मतलब पेन टैबलेट्स बनाती है, तो वो खासतौर में आर्टिस्ट लोग यूज़ करते हैं। जो आर्टिस्ट सुन रहे हैं वो समझ पाएंगे वैकॉम को, और मैं जिनका एग्जांपल देना चाहता हूँ वो भी उनको भी जान पाएंगे। जो आर्टिस्ट की इंडस्ट्री में ये एग्जांपल बड़ा फेमस है। आप एक बहुत फेमस बाइक ब्रांड को इंडिया में जानते हैं, KTM, नहीं वो तो रॉयल एनफील्ड, मतलब शान बोली जाती है ना। आपको पता है उसका पूरा जो मर्चेंडाइज है, उसकी जितनी भी जो डिज़ाइंस हैं, वो हमारे ही NCR के एक घर में एक छोटे से जगह पे वहाँ से उसकी सारी डिज़ाइंस बना करती थी एक समय में, और बहुत कम लोग उस काम को किया करते थे। ग्रेजुअली वो साइज़ बढ़ा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कई बार आप ऐसे बड़ा काम कर रहे होते, ज़ूज़ू, आपने वोडाफोन का कार्टून कैरेक्टर सुना था, ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आप देखते हैं कि जो कई बार एक व्यक्ति विशेष उसको बना रहा होता है, घर बैठ के भी बना लेता है, फ्रीलांसर्स के बतौर भी काम कर सकता है, उसमें उसको कहीं जाके इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट है, जिसके लिए आपको कोई CV बनाना, कोई पिच करना, कोई नेगोशिएशन करना नहीं है। हम इस पे भी काम करते हैं। सो नॉट जस्ट ओपन एम्प्लॉयमेंट, वी वर्क ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, जिसको सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल आप बोल सकते हैं। बहरहाल हमारा मानना यह है कि एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक थिन लाइन डिफरेंस है। सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल में, आप खुद के लिए काम करते हैं, फ्रीलांसर बन जाते हैं, आपके पास एक्चुअली लोग नहीं होते ज़्यादा। बट जैसे आप उस परिभाषा को एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में लेके जाते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है जब आप हायर करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल मैं यहीं आपके दर्शकों को दे दूँ, ओपन के बाकी 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। बेंगलोर में हम लोग एक्चुअली स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं। तो बेंगलोर में हमने एक स्कूल के साथ कोलैबोरेशन किया।
हमने वहाँ पढ़ाया। हम लोग एक बैच में कुछ 8 9 10 बच्चे लिया करते थे तब। हमने लिए सारे बच्चे। एक हमारा एक असेसमेंट प्रोसेस होता है, उसको CQ टेस्ट बोलते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चन टेस्ट। उसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आशीष को इसमें रखना है या नहीं रखना है, मिस्टर डैनियल को कौन सा प्रोग्राम देना ही देना। दैट वी हैव डन। तो 10 बच्चों का एक टीम बना। उसमें से फिर हम पेरेंट को भी एम्पावर करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि भाई ऐसा ना हो ना कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं A फॉर एप्पल, आप घर जाके पढ़ा रहे हो A फॉर एरोप्लेन। पढ़ा तो आपका भी इंटेंशन A समझाना है, मेरा भी इंटेंशन है इसमें, बट वो तो सेंट्रिक लेगा ना एकदम, हम दोनों का अलग ना हो जाए। इसलिए वी यूज्ड टू गिव देम ट्रेनिंग। उस पूरे 10 बच्चों के बैच में से एक बच्चा आज की डेट में वहां पे कंपनी चलाता है। रियली? हाँ जी। और वो बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। कंपनी का नाम मैं बोलूंगा तो मुझे लगता है सब लोग आप जाकर भी देखेंगे तो उस बच्चे को फायदा भी होगा। पंपकिन पैच नाम की कंपनी है। व्हाट डज इट डू? So they create designs for the merchandise. They do designs for all your corporate gifts and all other things. बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे पास ऐसे। ऐसी एक हमारे पास दिल्ली में एक लड़की है, वो एप्पल वाला के नाम से एक कंपनी चलाती है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में है। दुबई से हमारा एक बच्चा है, वो जॉश क्रिएटिव बॉक्स के नाम से एक कंपनी चलाता है। ये भी हम तीसरे तरीके का एम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। तो हमारी Mainly entrepreneurs. They are mainly entrepreneurs. And they have team also. इनका team भी है. So they are hiring so-called normal people like us today. ये चल रहा है। आप this is awesome. So मैंने आपको 3 बताए, ओपन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक आपको बताया एंटरप्रेन्योरशिप। अब चौथा एक और मॉडल हम देते हैं, Please बताइए. वो है हमारा सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम का। उसमें हम क्या करते हैं साहब कि जिस स्कूल के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं ना, होता क्या है कि वो स्कूल इतना कंड्यूसिव इकोलॉजी उन बच्चों को दे देता है कि बच्चे के लिए माँ पिता के अलावा वही घर, वही स्कूल, वही सब कुछ है। बिकॉज दैट प्लेस एक्चुअली अंडरस्टैंड एवरी नीड ऑफ द चाइल्ड। Wow. तो क्यों ना वही It's an eco एक पूरा वो मिल गया जहाँ पे बच्चों को सारे नीड्स मिल जाते तो हैं. हमारे यहाँ हिंदुस्तान के बहुत ही प्राचीन समय से एक कल्चर है इन स्पेशल स्कूल्स में एक वोकेशनल यूनिट बनाने का, जिसको लोग ग्रेजुअली तो 3 शब्द होते हैं यहाँ पे, प्री वोकेशन, वोकेशन और एक शेल्टर वर्कशॉप। तो हमने वहीं जहाँ कैंडल बनता था ना, हमने उन कमरों में से कैंडल बाहर निकलवाई और उनको बोला यहाँ पे लिखो मल्टीमीडिया वर्क स्टेशन। तो वही ट्रेंड बच्चों को वहीं पढ़ाकर वहीं एम्प्लॉय भी कर दिया। नाउ पीपल लाइक अस वी आर मेकिंग सम डायलॉग विद द कॉर्पोरेट टू ब्रिंग द वर्क फॉर देम, और वो वहाँ बैठ के करते। तो इसको हम वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो 4 तरीके के मॉडल हैं। अनुभव कैसा रहा? ऑब्वियसली बहुत बार लोग नहीं यकीन कर पाते, क्योंकि आप सोचिए आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर डैनियल आपुर में, और आपकी ऑडियंस, आप प्लीज घर जाके एक्सपेरिमेंट कीजिएगा जो लोग सुन रहे हैं इसको। सो मान लीजिए मैं और मिस्टर डैनियल बात कर रहे हैं और अचानक से पीछे से आशीष थाली बजाना शुरू कर दे, और अचानक से कोई दरवाजा नॉक करना स्टार्ट कर दे, या कुछ भी, या फोन बज जाए, या पीछे से कोई तेज तेज आवाज में बात करो, और आप बहुत कुछ सीरियस और इंटेंस काम कर रहे हैं, आपका ध्यान भटकेगा ना? Absolutely. डिस्ट्रैक्ट होंगे. हाँ जी. डिस्ट्रैक्ट होंगे। बट मान लीजिए वो काम रुक ही नहीं रहा है, वो चले ही जा रहा है, वो थाली बजे ही जा रही है, वो दरवाजे पे भी चिल्लम चिली चल ही रही है, ये पीछे से भी फोन में तेज तेज बातें चल रही हैं, और आपको मीटिंग, आपको पॉडकास्ट भी करना है, आपको मीटिंग भी करना है। ऐसी स्थिति में आपके दिमाग में क्या होगा? आपके कानों के थ्रू आपके दिमाग में कितने किस्म के साउंड जा रहे होंगे? बहुत सारे. मल्टीपल साउंड। Yes. इस वक्त हम जिस कमरे में बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज स्टूडियो, तो आपने इसको साउंड प्रूफ बनाया है, बाहर के हम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इतना पीस इन्वायरमेंट दे दे कि कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। बट सोचिए कि मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, मुझे एसी की आवाज भी अगर सुनाई दे, मुझे छोटे मोटे लाइट की भी जो भिन्न 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 लाइट होती, आवाज होती, वो भी सुनाई दे, तो मेरे दिमाग में क्या हो रहा होगा? मैं क्या फोकस कर पाऊंगा? ऐसी स्थिति में हमारा ऑटिस्टिक बच्चा रोज जीता है। ये एक तरीके का सेंसरी इशू है, ऑडिटरी सेंसरी इशू है। आप सोचिए कि इस कंडीशन के बच्चे से जब आप, वो बेचारा तैयार होके आ रहा है आपके पास, और वो आप उससे पूछ रहे हैं कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, फिर वो थोड़ी देर पॉज दे रहा है, फिर आपको जवाब दे रहा है, तो आपको लग रहा है यार ये कैसा आदमी है? बॉस ये अलग आदमी नहीं है, एक्चुअली आपने इसको अनुभव नहीं किया है अभी तक। So people who have not experienced such thing, they certainly have lot of doubt in the initial phase, but if they have conviction, if they have clarity, that they don't want to give up, अगर उनके पास वो perseverance है, तो वो एक दिन इन सभी लोगों को देख पाते हैं कि ये कंपनी भी चला रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। I would like to see them because मैं इतना मेरे को पता है कि दो ही एग्जाम्पल थे, तारे ज़मीं पर, एक सितारे ज़मीं पर, एक 2 मूवीज और
जिसके अंदर थोड़ा सा दिखाया है. But the global, because I recently also went to a couple of MNCs जहाँ पर इसके around discussions हो रही है. जी. The only thing is that they are still speculative. I'm talking about the Indian corporate. They want to do inclusion and they want to create employment. चाहते हैं कि आए बच्चे या कोई भी आए ऑन द स्पेक्ट्रम, बट थोड़ा स्पेकुलेटिव है कि ऐसे करें, बिकॉज वो कहते हैं कि हम तो खुद नहीं कर पाते हैं, ये कैसे कर लेंगे. एक इनके ना दिमाग में एक थोड़ा सा एक डाउट टाइप का क्वेश्चन आता है. एंड आई कैन क्लियरली सी दिस गैप बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ्स. एंड तो यू आर गोइंग टू कॉर्पोरेट्स, राइट. आप इस गैप को कैसे कवर करते हो? आप कॉर्पोरेट्स को क्या बोलते हो जिससे कि दे स्टार्ट ओके और मेरे को let me listen to you and they try your model, they try those things with you. How do you मैं बताता हूँ आपको. क्या है कि ऐसे विषयों पर अगर आप एक साधारण इंसान के नज़रिए से देखिए, हिंदुस्तान में नहीं ग्लोबली अगर आप देखिए, तो इसको एक सोशल सब्जेक्ट कहा जाता है. अब कॉर्पोरेट में एक डेफिनेशन है कि कॉर्पोरेट डजंट हैव हार्ट. तो भैया जब दिल ही नहीं है तो वो सोशल सेगमेंट को कैसे देखेगा? और देखेगा तो फिलैंथ्रोपी करेगा. तो CSR का कॉरिलेशन बन सकता है, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव का बन सकता है. आजकल दुनिया में एक नई बात चल रही है जिसको DEI कैंपेन बोलते हैं, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी का कोलैब. अब एजिज्म भी आ गया. हाँ जी, एजिज्म भी आ गया. yes. तो ये बहुत चीजें चल रही हैं. हम कैसे बात करते हैं? हम दो तरीके के लोगों से बात करते हैं. एक वो तरीके के लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं और जिनसे शायद हमें नो हाउ मिल सकता है. सो उदाहरण के लिए अभी आपने थोड़ी देर पहले AI का जिक्र किया था. तो हम मिस्टर डैनियल, हमने AI और ओपन सोर्सेस का इस्तेमाल हमारे बच्चों के लिए 2019 से 18 से स्टार्ट किया था, 19 में एक्टिव किया था, 20 से अब हमने इसको रेगुलेटरी बना दिया है. हमारे बच्चे अब नॉर्मल फोटोशॉप पे बात नहीं करते. हमारे बच्चे रास्टर एंड वेक्टर पे बात करते हैं. हमारे बच्चों को हम फोटोशॉप चलाना नहीं सिखाते. हमारे बच्चों को हम ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं. तो ग्राफिक जैसे गाड़ी चलाना सीखने के लिए आप खाली आप ये तो नहीं बोलते ना जाने के लिए कि भैया मेरे को फॉक्सवैगन वेंटो सीखनी है. आप बोलते हैं मुझे ड्राइविंग सीखनी है. तो जब आप ड्राइविंग सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद आप फॉक्सवैगन हो, निशान हो, जो मर्जी हो आप चला लेते हो. हम भी यहाँ पे रास्टर वेक्टर पे बात कर रहे हैं. इसके लिए हमने सारे चैनल ओपन कर दिए हैं. तो ये हमें कहाँ से जानकारी मिली? आपने कहा अहेड ऑफ टाइम. ये अहेड कैसे हो रहा है? कैसे? हाँ, ये अहेड उन एक्सपर्ट से हो रहा है जो एक्सपर्ट्स उस इकोसिस्टम का हिस्सा है. तो हम जब उन एक्सपर्ट्स के साथ हाथ मिलाते हैं, उनकी नॉलेज को अपने कंटेंट पे लाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉलेज पार्टनरशिप. So these knowledge partners, are they based out of India or across? Okay. So major support you got from which country? Because I'm sure बाकी countries के तो देखिए वो तो बड़ा बायस जवाब हो जाएगा. मैं तो हिंदुस्तानी बोलना चाहूंगा. क्योंकि क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, ऑनेस्टली, क्योंकि क्या है कि ज्योग्राफिकल कंडीशन हर कंट्री की अलग है. अगर आप US में जाके IDD कैटेगरीज की लाइफस्टाइल देखेंगे आपको अलग दिखेगी. आप यूरोप की वन ऑफ द रिच कंट्री ऑस्ट्रिया में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे लाइफस्टाइल अलग दिखेगी. आपको वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में चलते चलते डाउन सिंड्रोम बच्चे नाइकी का ऐड करते हुए दिख जाएंगे. यहाँ तो नहीं. हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये. तो यहाँ तो नहीं हो पा रहा है ना वो. तो यहाँ की मानसिकता के साथ आपको डील करना है. आपको यहाँ उसके अनुसार टीच मी द वे आई लर्न आपको करना है. लर्न द वे आई टीच नहीं करना. तो इसलिए हम उनकी मानसिकता को साइकोलॉजिकल समझते हुए, हाँ ग्लोबल हम टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जरूर लेते हैं हमारे नॉलेज पार्टनर से. फ्यूचर में क्या होने वाला है, अभी एडोबी क्या सोच रहा है. तो कि नॉलेज पार्टनरशिप एक हिस्सा होता है. और जब हम कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयर हैं उनके साथ जब हम दोस्ती करते हैं तो उसको हम इंडस्ट्री पार्टनरशिप बोलते हैं. राइट. सो दो तरीके के पार्टनर हमारे होते हैं. इंडस्ट्री पार्टनर्स को हम बोलते हैं DEI कैंपेन को प्रमोट करने के लिए या उनके सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव को स्ट्रक्चर करने के लिए. सेम बात हम नॉलेज पार्टनर. और नॉलेज पार्टनर यूनिवर्सिटी, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है. सेम यहाँ पर दो तरीके का. You've been traveling the length and breadth of India. Plus आपने ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीजों, बहुत सारे कंट्रीज घूम चुका.
पहला क्वेश्चन है इंडिया लेवल पे। जी मेरे को नॉर्थ में तो थोड़ा कम ही दिखा है, इनफैक्ट यहाँ के पेरेंट्स मेरे को थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव लगता है, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल देते हैं तो ऐसे कैसे बोल दिया हमको, बिकॉज दैट टू ओवर प्रोटेक्टिव फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है ना, बिकॉज अल्टीमेटली घूम फिर के कि यू हैव टू एक्सपोज द चिल्ड्रन जी। टू द रियल वर्ल्ड। मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ के अंदर किस लेवल की सेंसिटाइजेशन, बिकॉज आपने बोला था मानसिकता इज द मेंटालिटी टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन। नॉर्थ के अंदर, साउथ के अंदर, वेस्ट के अंदर, ईस्ट के अंदर, सिंस यू हैव ट्रैवल्ड एवरी प्लेस, तो आपका जो एक्सपीरियंस है एंड आपका जो लोगों के साथ बात करने के बाद जो नजरिया है, जी। आपको कहाँ के किस सिटी के लग रहा था कि जो कि हु अंडरस्टैंड, हु आर मोर सेंसिटाइज्ड, हु अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर वर्किंग ऑन? आपने बहुत सही बात एक बोली कि आपको तो ज्यादा नॉर्थ के लोग सेंसिटिव लगते होंगे, क्योंकि आपने कुछ बोला वो पिंच हो जाते एकदम ऐसे उठ के कि भाई कैसे बोल दिया। मैं आपको बताऊं, सेंसिटिविटी और अवेयरनेस में एक बहुत फर्क है। सेंसिटिव सब हैं, हर वो माँ बाप अपने बच्चे के लिए सेंसिटिव है जिसके परिवार में ये कंडीशन है, या वो हर प्रोफेशनल भी सेंसिटिव है जो शायद इस इकोसिस्टम में अपनी सेवा देता है, रिहैब प्रोफेशनल के नाते या किसी भी नाते। तो सेंसिटिव तो सब लोग हैं, अवेयर कितने लोग हैं, फिर उस अवेयरनेस के बाद उसको एक्शन में कितने लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर कोई फ्यूचरिस्टिक चीज आती है, जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि राकेश जी आपने अभी तक क्या किया, तो मैंने बोला जी भाई मैंने तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को इस इकोसिस्टम में लॉन्च करके एक माइलस्टोन अचीव किया कि जहां पे लोग सिर्फ मोमबत्ती बना रहे थे, आज उनके बच्चे कम लैपटॉप खोल रहे हैं, आज वो डिजाइन बना रहे हैं, कॉर्पोरेट को काम करके दे रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारे और आपकी तरह उतने पैसे ना बना पा रहे हो, बट वो मोमबत्ती बनाने से तो ज्यादा ही पैसे बना रहे हैं और डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपनी अर्न कर रहे हैं। तो वो तो एक माइलस्टोन अचीव किया। अगला क्या? अगला जैसे मशीन लर्निंग को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं हम, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं हम, एआई का यूज नहीं, एआई का इनकॉर्पोरेशन, एआई का डेवलपमेंट इन बच्चों के साथ करने वाले हैं हम। रोबोटिक इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं हम। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कल्पना, ऑलरेडी हमारा मसौदा तैयार हो चुका है, 2-3 जगहों पे जा भी चुका है, उस पर बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि राकेश भाई आप जब द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कल्पना कर रहे हैं जो कि भारत में पहला किस्म का सेंटर होगा, तो कौन सी सरकार आपको पहले ज्यादा सुनेगी? यही आपका कुछ सवाल था ना कि कौन सा शहर उस थॉट के साथ कॉरिलेट होगा। फ्यूचरिस्टिक थॉट, इंटेलिजेंट थॉट जो मैंने साउथ में पाई वो मैं फिलहाल अभी कहीं नहीं देख पाया। साउथ में which place? साउथ में जो मैंने तमिलनाडु में देखी वो मैंने अभी और कहीं नहीं देख पाया। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। द फर्स्ट इज, तमिलनाडु ने अभी तक अपने कल्चर को ठेस नहीं पहुंचाई है बहुत ज्यादा। कर्नाटका के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और दिमाग और रिसोर्सेज हैं, Yes. बट कल्चर बहुत मिक्स हो गया, खासतौर में बैंगलोर शहर में। एक समय में बैंगलोर बहुत अच्छा कर रहा था, आज चेन्नई बहुत अच्छा करना चाहता है। Right. चेन्नई साइलेंटली कर रहा है मगर अच्छा कर रहा है। इनोवेशंस पे वो बात कर रहा है। हम लोग इनोवेशंस पे बात करना बंद कर दिए हैं, खासतौर में नॉर्थ। राइट जी, तो आपके सवाल का जवाब, ईस्ट में तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। आई एम सॉरी, जो मेरे दोस्त लोग ईस्ट को सुन रहे हैं वो जानते ही होंगे। वैसे ईस्ट तो ईस्ट होता है, तो ईस्ट के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बट ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा लेड बैक सिस्टम मैंने देखा, क्योंकि वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर कोलकाता है उसको लीड होना चाहिए, क्योंकि कोलकाता एक ऐसा शहर है भारत का जहाँ कई सारी इनोवेशन हुई। स्पेसिसिटी सोसाइटी ऑफ इंडिया पहली वहाँ बनी जो आज की डेट में आईआईसीपी बन चुकी है। ऑटिज्म्स को लेके कई सारे डिस्कशंस वहाँ से हुए हैं। हिंदुस्तान के कई सारे बड़े फेमस एजुकेशनिस्ट आज जो वर्ल्ड में तिरंगा लहरा रहे हैं, सुगता मित्रा जैसे, अगर मेरे मित्र और मेरे प्रिय सुन पा रहे हैं मुझे, तो वो लोग न्यू कैस्टल यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे हैं वो कोलकाता से निकले। कोलकाता में बहुत पोटेंशियल है था, समहाउ वो थोड़ा सा, मुझे लगता है जैसे वहाँ का वेदर है ना, वो थोड़ा सा डिले हो गया। I can understand that. And what about West? महाराष्ट्र, गुजरात? हाँ, महाराष्ट्र गुजरात अच्छा कर रहे हैं। महाराष्ट्र गुजरात तो बहुत फन लविंग प्लेस है, बहुत सारे अच्छे इनोवेशंस होते हैं, साइक्लोथॉन, मैराथन, वॉकेथॉन, बहुत मस्त लाइफ। इनोवेशंस कम है। इनोवेशंस कम है Innovations. गुजरात के अंदर, इनोवेशंस कम है। हम तो इस फॉर द स्पेक्ट्रम की बात कर, स्पेस की, बिकॉज मेरे को तब पता है कि शार्क टैंक के अंदर एक चीज बताया था कि भावनगर के बच्चों का जो स्ट्राइक रेट है बहुत ज्यादा, बिकॉज दे इनोवेट एट अ डिफरेंट लेवल। ये उसने बोला था, अश्नीर रोवर ने बोला था। लेकिन अगेन इफ यू टॉक अबाउट गुजरात का अगर दिमाग यहाँ पे लग गया तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गुजरात के दिमाग की मैं क्या बात बोलूं, 2016 के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड वाइड गया वो एक गुजराती दिमाग के कारण ही गया।
तो हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर ऑपरेशन है वो गुजराती हैं, तो गुजरात का जो दिमाग है वो बहुत चैनलाइज करना जानता है चीज़ों को। सो यू आर ट्रू, बट फिर से बात हम कर रहे हैं कि हम किन की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक फंक्शनल इम्पेयरमेंट इकोसिस्टम की, राइट। हम एक बात कर रहे हैं एक डिपेंडेंट इकोसिस्टम की। जब कोई किसी चीज़ पे डिपेंड हो जाता है तो उसको एक चीज़, एक यंत्र चाहिए होता है जिसके माध्यम से वो अपनी चीज़ को कर सके। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके माध्यम से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये बताने के लिए, वॉइस इट करके, वॉइस इट करके एक, मैं आई एम सॉरी इफ आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मेरे हिसाब से सारा नाम है उनकी को फाउंडर का। वॉइस इट एक ऐसा माध्यम है मिस्टर डैनियल, इंडिया में भी ऐसे इनोवेशंस है। हमारे एक आनंद मुझे करके सेरेब्रल पॉल्सी कंडीशन के एक यंग अडल्ट हैं, वेरी एनर्जेटिक, वेरी क्रिएटिव। उन्होंने भी, मैं उनका नाम कैसे भूल रहा हूँ, उन्हें एक ऐप बनाई है। तो मान लीजिए कि मेरे को सेरेब्रल पॉल्सी कंडीशंस हैं, तो मेरे तो पूरे मसल्स में इशू होंगे, मेरी आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंच पाएगी, मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे, बट मैं अपनी बात जो बोलूं आपसे वो साफ कैसे सुनाई दे, उसके लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है जो कम्युनिकेशन बैरियर को ठीक करता है। फॉर सेरेब्रल पॉल्सी, फॉर एनी पर्सन हु हैव अ स्पीच इम्पेयरमेंट, अच्छा, स्पीच इम्पेयरमेंट, किसी भी तरह, स्पेस डिले, स्पीच इम्पेयरमेंट, पूरा बता दे एकदम क्लियरली। हाँ, So that instrument translates. सो इस पर बहुत काम चल रहा है। अच्छा। कुछ चीजें, जैसे आपको याद होगा जब कोविड आया और लोग स्काइप पहले बहुत यूज करते थे, Yes. है ना, अचानक से सब भूल गए। हाँ। और सब बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि कौन कॉल पे आओ, कहते जूम कॉल पे आओ। Zoom call पर आओ। तो जूम वो कॉलगेट की तरह एक Famous हो वो हो गया जी भाई, जूम कॉल, बंदा गूगल मीट कर रहा है बट जूम कॉल पे आओ। बट आपने नोटिस किया वहां पे ग्रेजुअली एक ऑप्शन आया लोगों के साथ, नीड आई ना। नीड क्या आई कि भाई साहब मिस्टर डैनियल जो है साउथ इंडियन है, वो मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, हिंदी उन्हें आते नहीं, और मेरी अंग्रेजी जो है वो माशाअल्लाह इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली, तो इनकी बात हम कैसे संचार करें आपस में। तो वो संचार में नीचे वो ट्रांसलेटर Google Translate आता था ना, हाँ। नीचे सबटाइटल करके। आपने देखा शुरू में उसकी एक्यूरेसी सही नहीं थी। Yes. कहीं आज भी बहुत जगहों पे वो गुफअप कर देता है, बट कई जगहों पे आज की डेट पे उसकी लाइव ट्रांसक्रिप्सी जो होती है वो बड़ी एक्यूरेट आ रही है। मतलब आप लाइव वीडियो चला रहे हो और उसका जो ट्रांसक्रिप्शन आ रहा है वो काफी हद तक सही आ रहा है, 99.9% सही आ रहा है। ये काम हो रहा है। वॉइसइट जैसी ऐसी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कम्युनिकेशन संचार को इजी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे हमने थोड़ी देर पहले, आपने मुझसे बोला था कि राकेश इंक्लूजन कितने टाइम का, मैंने बोला 4 टाइम का आप कर रहे हैं। अब एक्सेसिबिलिटी की भी बात करते हैं। एक्सेसिबिलिटी में मिस्टर डैनियल, हम लोग ना भारतवर्ष में, और हमारे कई सारे स्टेक होल्डर इस बात को जानेंगे क्योंकि इंडिया का एक कैंपेन भी है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जिसको बोलते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि रेलवेज आपके एक्सेसिबल हो, उसमें रैंप हो, टेक्सटाइल हो, एयरपोर्ट्स आपके ऐसे हो, बस स्टैंड आपके ऐसे हो, सरकारी बिल्डिंग ऐसी क्यों है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करा भी, आई थिंक रेलवेज ने भी किया। Yes, yes. आज की डेट में कई सारी प्राइवेट कंपनीज भी हैं जो प्राइवेट कोलैबोरेशंस करके रैंप बना रही हैं। आईडीडी के लिए भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स करे हैं इन्होंने, बहुत करे हैं। सवाल ये है कि ये किस तरीके का एक्सेसिबल है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबिलिटी की बात हो रही है। आई सी। जिन कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं, जिन कंट्रीज को हम रोल मॉडल बना रहे हैं, जिन कंट्रीज को हम देखते हैं यार वहां की तो बात ही अलग है, अरे बात क्या अलग है, वहां भी इंसान है। मैक्सिमम कितना फर्क होगा? 15-20 साल का फर्क होगा। वहां के अगर एयरपोर्ट, बस टर्मिनल, छोटे मोटे जगहें, पैदल चलने की जगह अगर वो फुल्ली एक्सेसिबल आपको दिख रही है, तो वो किस तरीके की एक्सेसिबल बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं आज रिमोट एक्सेसिबिलिटी की। रिमोट एक्सेसिबिलिटी जैसी इनकॉर्पोरेट होती है तो वर्क अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, राइट। बट जैसी रिमोट एक्सेसिबिलिटी होती है, तो मिस्टर डैनियल आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप मेरे बॉस हैं और मैं घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। अब आपको तकलीफ ही होती है कि राकेश के साथ बात कैसे करूं, राकेश को काम कैसे समझाऊं, राकेश का तो स्पीच इम्पेयरमेंट है, राकेश का तो सुनने का प्रॉब्लम है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, राकेश का तो समझने का प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन इम्पेयरमेंट है। बट आप चाहते हो राकेश को हायर करना, तो ऐसे जो इनोवेशंस हैं ये हमारे और आपके संचार को आसान कर देते हैं। बहुत सही हो जाएगा। यस। तो ये हम जो दुनिया जिस रिमोट एक्सेसिबिलिटी पे बात कर रही है उस डायरेक्शन पे भी चलना जरूरी है। सो दिस इज व्हाट अबाउट एक्सेसिबिलिटी। इट्स गुड टू नो दैट इतने लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे चीजें चल रही हैं जी। इस
बिकॉज दिस स्पेस अगेन एक ऐसा स्टीरियोटिपिकल स्पेस बना के रखा है कि हाय पता नहीं क्या होगा. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू सो दैट एक ना पेरेंट का ना एक ना फियर रहता है. पेरेंट का फियर रहता है कि ठीक है मैंने तो अपनी लाइफ कैसे तैसे लीड कर ली, जी. मेरे बाद इसका क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है ना, मेरा बाद मतलब वर्स्ट के सिनेरियो, लेट्स से दैट आई गेट ओल्ड और आई डाई, ठीक है. आफ्टर मी ठीक. हाउ विल दिस चाइल्ड लीड अ लाइफ वेयर ही गेट्स एवरीथिंग और एक ठीक ठाक जिंदगी जी ले. एक फियर है, सबका ही ये फियर है, मतलब ये मेजर फियर है. वो फेयर. और दूसरा फियर है कि भाई अगर बच्चा अगर ठीक ठाक मतलब बड़ा भी हो गया, ये अपना पेट कैसे पालेगा. ये दो फियर्स है पेरेंट्स के. तो अगेन मतलब ये फियर वहीं से निकल कर आ रहा है और सबका वही पार्ट निकल कर आ रहा मैं है. आपको बताता हूँ मिस्टर डैनियल, ये जो डर है ना कि व्हाट आफ्टर अस, व्हाट आफ्टर मी, हाउ द चाइल्ड विल मेक मनी, एंड प्लीज जो लोग सुन रहे हैं बुरा मत मानिएगा, बट ये डर आपके खुद का है. ये डर हर पेरेंट के पास नहीं है. हम बहुत डाइवर्स कम्युनिटी के साथ काम करते हैं. मैं ऐसे कई सारी पॉपुलेशन को जानता हूँ जहाँ पे डर है ही नहीं. इसका मतलब ये नहीं बहुत ब्लेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं बहुत ही फाइनेंशियली इक्विप्ड है. मैं ऐसे भी कई परिवारों को जानता हूँ जहाँ पर ये डर है ही नहीं, जहाँ पे सवाल कुछ हो रहे, बातें कुछ हो रहे, और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है. अच्छा, देखिए क्या है, हम किस तरीके के सिस्टम में जी रहे हैं. मेरे को थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स का बताओ जरा, थोड़ा आइडिया. बिकॉज दैट विल बी, बिकॉज मेरे काफी सारे आपके लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाएगा. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है. मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लाइफ को आप कैसे देखते हैं. आप इस जीवन को एक जीवन की तरह देख पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है. पहले आप इस बच्चे को बच्चे की तरह देख रहे हैं या एक असेट की तरह देख रहे हैं जो आगे जाके आपको एक अच्छी वैल्यू देगा. आई थिंक जिस तरीके से पेरेंट्स ने हमको ब्रिंग अप करा वो एसेट लायबिलिटी के फ्रेमवर्क में है. तो वो एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. आप समझ रहे हैं, हम आज की डेट में ना मिनिमिस्टिक जिंदगी थोड़ी भूल चुके हैं और एक ऐसी जीवन में दौड़ रहे हैं जहाँ पे 28% का इन्फ्लेशन, 20% का इन्फ्लेशन, ये सब पे हम लोग घूम रहे हैं. मैं कह रहा हूँ ये गलत नहीं है. बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मैं इन सब से हटना नहीं चाह रहा हूँ, बट मैं ये भी कह रहा हूँ कि हम उस जीवन को एक जीवन की तरह भी तो देखें. एज अ लाइफ. एज अ लाइफ, राइट. अच्छा इससे क्या होगा हाँ. कि मैं सुबह उठा 6 बजे, उठने के साथ मेरी आंखें खुली और मेरे में स्ट्रेस आ गया कि व्हाट आफ्टर मी. मैं रोड पे जा रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसी के बच्चे को देख रहा हूँ, वो बेचारा बहुत खुश है मगर मैं स्ट्रेस में हूँ. मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, मेरे को बड़ा डांस करने का मन था, बट अचानक से मैं किसी के बच्चे को नाचते हुए देख रहा हूँ, अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ कि यार व्हाट अबाउट माय चाइल्ड. आप सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, समझ रहा हूँ. हाँ. आप क्या कर रहे हैं. आप ना चाहते हुए ना, आप अपने उस छोटे से आशियाने में जिसको आप घर बोलते हैं, मकान भी नहीं बोल रहे हैं उसको, घर बोल रहे हैं जहाँ जिसको आप उस घर में एक तनाव क्रिएट कर रहे हैं. अनवांटेडली तनाव क्रिएट कर रहे हैं. किसने लिखा है, किसके पास इस बात का जवाब है कि वो कितना जिएगा, आप कितना जिएंगे. किसको पता था सितारे जमीन आएगी, इनको कास्ट किया जाएगा, ये चलेंगे नहीं चलेंगे. हमारी एक मित्र है, उसमें आपने सितारे जमीन पर देखी तो उसमें लास्ट में जिस राइवल टीम के साथ वो खेलते हैं, और उसमें हमारे एक मित्र है फातिमा करके, उनके बच्चा उसमें बहुत लाइमलाइट पे आ रहा है, उसैद करके. उसैद इज स्ट्रगलिंग for many years. I have seen him struggling. Doesn't mean in that way. Struggling means he is fighting for everything. वो डांस भी सीखता है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स भी सीखता है, वो एक्टिंग भी करता है, वो सब कुछ करता है. वो हर चीज को लर्न कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है, उस जीवन को जीवन की तरह लिया है. यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर भी लिखे नेशनल अवार्ड विनर भी हुआ. ठीक है ना, नंबर 1 इज नेशनल अवार्ड विनर एंड यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द जीरो प्रोजेक्ट. वन नेशनल अवार्ड फॉर व्हाट एंड जीरो प्रोजेक्ट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो मैं लगभग कुछ 22 या 24 साल का था जब जर्नलिज्म एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक नेशनल अवार्ड देती हैं. तो उस टाइम पे क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट था, एजुकेशन को इंक्लूसिव और एक्सेसिबल करना था. आपको अगर ध्यान हो तो उस समय में बराक ओबामा 2008 में इंडिया में आए थे. तब इंडिया में एक नया एजुकेशन सिस्टम में क्रांति आई थी, CCE के नाम से, कॉन्टिनेशन कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन उसको बोलते हैं. आजकल बच्चों की बुक्स में लिखा रहता है CCE बेस्ड, आप कभी गौर फरमाइएगा तो दिखेगा. वो 2008 के बाद ही आया. तो हमने उस टाइम पे मिड कैफे नाम का एक सॉल्यूशन बनाया जो KG से 12वीं के बच्चों को कंप्यूटर ग्राफिक्स स्कूल में पढ़ा रहा था.
ओह। तो हमें लगता था कि क्यों कंप्यूटर ग्राफिक कोई ऐसी कोई बात थोड़ी है जिसके लिए प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़े, स्किल है, हुनर है, स्कूल में पढ़ा दो। तो वहाँ से हमने उसको इंट्रोड्यूस किया, तो बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव, इसलिए उन्होंने हमें वो अवार्ड दिया था। वाओ। और ज़ीरो प्रोजेक्ट जो आपने पूछा, ज़ीरो प्रोजेक्ट एक बहुत मस्ती मजाक में हमें कैसे हमारे पास आया कि WHO का एक दिल्ली में एक ऑफिस है, सीरो ऑफिस बोलते हैं उसको, साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस बोलते हैं उसको। तो अगर आप में से जो लोग जानते हैं तो प्रगति मैदान से ITO की तरफ जाते हुए लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है, आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें, वहाँ तो वहाँ एक मीट हुई गेट इनिशिएटिव पे, गेट। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव पे एक मीट हुई, और समहाउ आई वाज लकी इनफ टू मॉडरेट द एंटायर सेशन। तो वहाँ से क्या हुआ कि बहुत सारा बातचीत, लेना देना, लोगों से मिलना, WHO सीरो ऑफिस में आना जाना शुरू हुआ। उन्हीं में से हमारे एक मित्र ने हमें, हमारे एडवाइज़र ने भी एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि भाई तुम ये बड़ा डिफरेंट काम करते हो, काम समझ में तो आता नहीं है बट करते डिफरेंट हो, तो तुम इस अवार्ड को भरो, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिल रहा है, ये डिफरेंट ही तरीके के लोगों को मिल रहा है, हम तो इसमें फिट नहीं हो रहे। तो हमने भी ऐसे ही भर दिया उसको। हमने भर दिया तो 6 महीने तक उसका वो रिग्रेस प्रोसेस चलता रहा, ये वीडियो बनाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो। एक दिन वो अवार्ड ही मिल गया। अवार्ड मिल गया, हम लोग वियना गए, वहाँ जाके पता लगा कि वर्ल्ड के लोग उसमें आए हुए हैं। तो वहाँ से काफ़ी सारा हमारा एक्सपोजर डेवलप हुआ, कई सारी मित्रताएं बढ़ी। ब्राज़ील में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, हांगकांग यूनिवर्सिटी कैसे काम करता है। जैसे हमारे यहाँ भारत सरकार का एक इनिशिएटिव, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बोलते हैं, सरकारी हायर एजुकेशन सिस्टम में होता है, वहाँ भी ऐसे कुछ है। तो क्या क्या है वो सब सीखने पढ़ने को बहुत सारा मौका मिला। ये 2 अवार्ड That's amazing. you were blessed to receive. Yes. Superb. Acha, one more thing. जी। You have been known for the social initiative called the Walk. Walk with a difference. Correct. हाँ जी, हाँ जी। What exactly is this? क्या करता है? अब देखिए क्या है, जब आपको अगर एक आदत, ये एक चस्के की तरह है, अगर आपको चस्का लग गया कुछ फिलैंथ्रोपिक काम करने का, तो आप क्या अपना, जैसे आपको अगर पैसा कमाने का शौक हो गया ना, तो आप चलते फिरते हर जगह पैसा कमाने का देखेंगे, इसका अपार्टमेंट बिक रहा है, इसका बिल्डिंग बिक रहा है, फलाना ये ट्रेड हो रहा है, ये फलाना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। ऐसी अगर आपको इनिशिएटिव रिसर्च करने का, इनोवेशन करने का चस्का हो गया, तो आप हर जगह आप ढूंढेंगे, देखेंगे यार इनके लिए जूता कोई नहीं बना रहा है, इनके लिए पैंट कोई नहीं बना रहा है, इनको ये तो कैटलॉग में दिख ही नहीं रही, तो मॉडलिंग इनका तो फैशन शो ही नहीं हो रहा। तो बाय चांस हमें भी ऐसा लगा कि ये क्यों नहीं मॉडल्स हो सकते, Okay. तो व्हाई कांट दे बी अ फेस ऑफ सम ब्रांड्स। ये हर बार शो स्टॉपर ही क्यों बने? हाँ। शो स्टॉपर आते हैं, Why- शो स्टॉपर रैंडमली चूज कर लिए जाते हैं, पेजेंट नहीं होता इनका। जैसे फॉर एग्जांपल हम भारत की थोड़े फेमस पर्सनालिटी की बात करें, ऐश्वर्या राय की बात करते हैं, लारा दत्ता की बात करते हैं, सुष्मिता सेन की बात करते हैं, दीपिका पादुकोण की बात, ये सब पेजेंट से निकले हुए मॉडल्स हैं। Miss एक Universe, Miss प्रतियोगिता में जाते हैं, पेजेंट मीन्स प्रतियोगिता में जाते हैं, उस प्रतियोगिता से ये लोग वहां आते हैं बाहर, फिर ये फेस बनते हैं, तब इनको कॉर्पोरेट देखता है, यानी वो इंडस्ट्री देखती है और फिर इनको मौका देता है। Yes. ये पेजेंट तो होता ही नहीं डिसेबिलिटी में। मैंने देखा क्या हो रहा है, हर स्कूल में फैशन शो हो रहा है, पेजेंट गया सीधे शो। See the show. Yes. तो देन वी रियलाइज कि नहीं यार, फैशन शो जब तक हम इसकी अवधारणा नहीं बदलेंगे ना, तब तक लोग बदलाव नहीं आएगा। Right. तो हमने क्या किया, पहली मर्तबा हमने इसको ओपन, क्योंकि हम एक स्कूल नहीं है, एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि हम एक न्यूट्रल एजेंसी है, हम बायस्ड हो ही नहीं पाते चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे पास खुद के अपने कोई ऐसे 20-50-100 बच्चे नहीं है, सब पार्टनर्स के थ्रू है। तो हमने 15 में इसका पहला ऑडिशन करवाया दिल्ली में। 10 साल पहले। हाँ जी, 2015 में ऑडिशन में लगभग 800 फैमिलीज आई ऑडिशन देने, दिल्ली में आई, बॉस्को स्कूल पश्चिम विहार में हुआ। 800 फैमिलीज आई, पूरा रिग्रेस प्रोसेस हुआ, 30 फैमिली को हमने चूज किया। ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि डिजाइनर्स के साथ तय था कितने कॉस्ट्यूम बनेंगे, क्या थीम होगी, बहुत सारी चीजें इसमें पीछे काम करना पड़ता है। तो 30 लोग तय हो गए। अब 30 लोगों को, भाई उन्होंने तो कभी जिंदगी में इतनी बड़ी लाइट में काम नहीं किया। जिस ऑटिज्म की हम बात कर रहे हैं वो तो 5 मिनट शायद स्टेज में खड़ा हो जाए,
उसका टैलेंट आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इसका अटायर कैसा है, इसका कॉन्फिडेंट कैसा है, इसका स्टाइल कैसा है, इसकी स्माइल कैसी है, इसका हेयर कैसा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चूज करने के लिए। खाली आपको ये नहीं देखना वो गोरा है, आपको ये देखना है कि इसका इसका पूरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और इसको जब मैं उस कॉस्ट्यूम पे डालूंगा तो ये कैसे दिखेगा इस बड़ी लाइट में, आपको कल्पना करनी पड़ती है। तो You had a team or we had a team. I mean talking about this imagination, ये आप करते थे? ये ऑब्वियसली हम, कोई तो करेगा ना इसको, कोई तो सोचेगा। तो हमने उसको फिर हम चाहते थे कि यार इसको ये जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसा हो जाएगा अगर हम इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पाए। तो दिल्ली का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, हमने इसको हायर कर लिया। और कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई डोनर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हमारा कोई अनुभव नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लिया था? कोई रजिस्टर आज तक नहीं लेते। ओके। कुछ नहीं, जो हमारे पास छोटी मोटी अपनी सेविंग पड़ी थी हमने सब उसको लगा दी, सिर्फ एक चस्के को पूरा करने के लिए, शौक को पूरा करने के लिए, हमें करके ही दिखाना है। फितूर, हाँ। तो वो हुआ और वहां से एक साहब निकले आज, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उनको प्रोत्साहित करें, उनको मौका दें, अपने संस्थानों में उनको बुलाएं। आज वो जॉश टॉक स्पीकर है, आज वो एक बड़ी पर्सनालिटी है, उनका नाम है गुलफाम अहमद। वो उसी प्लेटफॉर्म से निकले, इज अ वेरी बिग फैशन मॉडल टुडे। तो आई विल इंटरव्यू हिम। हाँ, प्लीज डू। 2000 फिर हमें लगा ऐसे और भी चेहरे निकले, मगर उन सब में से 30 में से सबसे बड़ा चेहरा वो बना। ओके। अच्छा, उस 2016 आ गया, लोगों ने बड़ा इनकरेज किया, बट हमें लगा कि नहीं यार, ये सेम शहर पे नहीं करना, शहर बदलते हैं, दूसरे लोगों को भी मौका देते हैं। हम बेंगलोर पहुंच गए। तो बेंगलोर का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम है। अच्छा, हम जब अपने फेटर्निटी के लोगों से बात करते हैं ना, वो मुझे हमेशा बताते हैं कि इस ऑडिटोरियम में कर लो इसको। यार, और वेन्यू हमें ऐसा रखना है जहाँ कॉर्पोरेट उसको दे। यस। क्योंकि उसको वो रिलेट करेगा। कॉर्पोरेट अपनी कॉफी पीते हुए देखेगा, सोचेगा, वो देखेगा अच्छा इसने वहां वॉक किया जहां मैं स्पीच दे रहा था, तो वो रिलेट कर पाएगा। तो हमने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जहाँ पे बड़े कॉर्पोरेट्स के एजीएम्स होती हैं, हमने उसके ऑडिटोरियम को हायर, कोरमंगला एसजी पालिया रोड। हाँ जी, बिल्कुल। और वहाँ पे क्या नाम है, एयरपोर्ट के पास, यलंका के पास एक स्कूल होता था, वहाँ ऑडिशन करवाया। इस बार 1000 फैमिली के आसपास ऑडिशन में पहुंची। कुछ फैमिली वो आई जो 15 में दिल्ली में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, 16 में। हाँ जी, दिल्ली से आई, पंजाब से आई, नॉर्थ ईस्ट से आई। इस बार बहुत फेमस चेहरे निकले। उसमें से एक बड़ा फेमस चेहरा प्रणव बख्शी उसमें से निकले। आज वो इंडिया के पहले ऑटिस्टिक मॉडल जाए, वेरी फेमस गए हैं। प्रणव बख्शी इज वेरी फेमस। इनफैक्ट उनका एक जोश टॉक्स, नहीं सॉरी, ही वाज इनवाइटेड इन टेड आल्सो। आई एम श्योर टेडएक्स होगा, टेडएक्स तो नहीं, हाँ जी, टेडएक्स होगा। तो वहां से वो उसमें सिद्धार्थ एक लड़का निकला जो कैंटरबिल के लिए वॉक किया, एलन सोली के लिए वॉक किया, बहुत बच्चे उसमें से निकले। अच्छा, इसमें तड़का डालना था इनोवेशन। तो आप इनोवेशन की सीमा को बांध नहीं सकते। बिल्कुल। इनोवेशन की सीमा, रिसर्च की सीमा, सोचने की सीमा, अगर आप में करने का जज्बा है तो आपको कहीं भी ले जा सकती है। हमने क्या किया, 2015 के 3 उन लोगों को बुलाया, जिसमें से एक सेरेब्रल पॉल्सी थे, एक गुलफाम को बुलाया और एक और लड़की थी श्वेता, उनको बुलाया। इन तीनों का बॉडी मेजरमेंट किया और इन तीनों के बॉडी मेजरमेंट का मैनिक्विन बनाकर हम विश्व में दूसरी ऐसी कंपनी बने जिसने मैनिक्विन लॉन्च किए। ये रियल बॉडी, मोर अबाउट इट, ये रियल बॉडी मैनिक्विन। हाँ। हमने काल्पनिक नहीं बनाए। हाँ, देखो मैनिक्विन नॉर्मली तो मैनिक्विन जो देखते हो, आपने किस टाइप का मैनिक्विन बनाया? तो हमने, जैसे गिनी नाम की एक लड़की है जो 2015 में सेलेक्ट हुई थी एज अ मॉडल वॉक विद द डिफरेंस में। तो हमने 2016 करने के लिए हम उनको ट्रिब्यूट करना चाहते थे, हम उनको कुछ और समाज को भी तो एक मैसेज चाहिए ना। सी, आप कैसे एक आम आदमी से पूछिए, आम आदमी को लगता है जो आदमी व्हील चेयर पे बैठा है वो सब लोकोमोटर डिसेबल, उनको तो ये टर्म भी नहीं पता है बाय द वे, उनको लगता है सब दिव्यांग, विकलांग, वो कुछ भी नाम बोल सकते हैं। राइट। तो हमने क्या किया, गिन्नी का एकदम एग्जैक्ट बॉडी मेजरमेंट, गुलफाम का एग्जैक्ट बॉडी में। उस समय गुलफाम जो है क्रचेस यूज किया करते थे, आजकल वो व्हील चेयर यूज करते हैं, पर्सनैलिटी ज्यादा उसमें खुलती है। तो उनकी बॉडी का एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया, एग्जैक्ट उसके 3D डिजाइन्स बनाए, 3D प्रिंटिंग, क्योंकि हम पढ़ा ही रहते तो ये सब हमारे लिए को समझना और करना सरल था। तो हमने उसके डिजाइन्स तैयार करे, मैन्युफैक्चरर से बात करी, मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोरिलेशंस किया। कोई मैन्युफैक्चरर बनाता ही नहीं था क्योंकि इसके सांचे बनते हैं, ये बल्क में प्रोडक्शन होती है,
बिना साँचों के हमने इसका प्रोडक्शंस करवाया, फिर इंडिया वहाँ बेंगलोर में जाके इसको लॉन्च किया ताकि ये समझ में आ सके। एक दृष्टिकोण, फैशन इंडस्ट्री को एक दृष्टिकोण देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल सही बात है। यस, फिर आदित्य बिरला जैसी कंपनीज, रिलायंस ट्रेंड जैसी कंपनीज, अरविंद मिल जैसी कंपनीज के कई सारे CXOs लेवल के लोगों के साथ हमने बातचीत करके उनको इस मैनिक्विन के बारे में विचार विमर्श किया, समझाया, ताकि पर्सपेक्टिव मिले। दिस वाज 2016। 16 फिर 2 साल पहले। हाँ जी, तो 16 के बाद क्या हुआ, मिस्टर डैनियल हम थक गए। हमें लगा यार हमारे अपने ही पैसे लगे जा रहे हैं और ठीक है, हमें जो जो करना था हमने कर लिया और हमें इससे बिजनेस तो नहीं करना है, बट ये हमारा एरिया भी तो नहीं है इवेंट करना, तो नहीं करते यार, तो करें क्या। अब चिंगारी लगाकर आप ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो ये भी डिसऑनेस्टी है। सही बात है। तो आपको करना क्या चाहिए, तो हमने रास्ता चेंज किया। हमने वर्कशॉप दिए फैशन इंस्टीट्यूट्स को, निफ्ट जैसे कुछ कॉलेजेस के साथ हमने कोलैबोरेशंस किया, FDDI जैसे कुछ कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशंस किया। या तो 2017 के बाद हम लग गए ये समझाने में कि हम थोड़ा प्रोफेशनल को एजुकेट करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 60 चेहरे तो ढूंढ ही लिए ना, 30 बैंगलोर से 30 दिल्ली से। एट दिस स्टेज दिस इज इनफ, समबडी एल्स विल पिक। बट 17, 18, 19 के बाद 20 में तो कोविड ही आया, 21 हो गया। हमें लगा यार कोई इस बारे में ना वो रिस्क नहीं ले पा रहा। ऑडिशन से फिनाले तक पहुंचने के बीच में एक जर्नी होती है लगभग 3 महीने की। ऑडिशन होता है, फिर ट्रेनिंग होती है, कोरियोग्राफर आते हैं, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं ले पा रहा। तो बहुत लोगों ने हमें मोटिवेट किया कि भाई आप दोबारा करो। तो हमने तीसरा सीजन भी कर दिया। इस बार हमने कैलकाटा में किया, 2022 में किया। और इस बार हमने एक अनाउंसमेंट भी करी है, हम एक फैशन डिसेबिलिटी पैराडॉक्स नाम के विषय पे एक किताब पे भी काम कर रहे हैं। और अब अगला सीजन की तैयारी चले, इसको मेगा इवेंट बोलेंगे, वो फैशन वीक की तरह होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी वो कब होगा उसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी जरूर मिलेगी। तो यस, दिस इज दिस सोशल इनिशिएटिव। वाओ, you said you also mentioned something around आप कुछ वर्ल्ड के लेवल पे भी कुछ करने वाले, बिकॉज ये सारा इंडिया लेवल पे आपने। हाँ जी, तो अभी क्या होता है कि 3 तरीके से फैशन शो होते हैं डिसेबिलिटी स्पेस में। पहला ऐसा होता है कि आप एक स्कूल हैं, आप बहुत वेल ऑफ हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, आपका नेटवर्क अच्छा है, तो आप किसी फैशन मॉडल या डिज़ाइनर से बात करके उनके प्लेटफॉर्म में अपने बच्चों को वॉक करने का मौका देते हैं। सो मान लीजिए, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूँ, मगर किसी बड़े डिज़ाइनर के कलेक्शंस को आपने अपने बच्चों को पहनाया, बट इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं हुई। राइट। इसमें कोई प्रतियोगिता नहीं है, इसमें ये कोई श्योरिटी नहीं है कि इसमें से कोई बच्चा का पोर्टफोलियो बन रहा है, बट एक मौका मिला इंडस्ट्री को, वहाँ जो लोग बैठे हैं उनको एक इनलाइटमेंट मिली, नॉलेज मिली। एक तरीके का ये होता है। दूसरे तरीके का ये होता है जो स्कूल लेवल पे होता है, जहाँ पे एक स्कूल अपने ही स्पेस में किसी चीफ गेस्ट को बुलाकर कुछ करवा लेते हैं, या उसी को थोड़ा सा साइज बड़ा करके किसी ऑडिटोरियम में ले जाते हैं, मगर उसमें कोई कोरियोग्राफी, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होता। मतलब वही ऑलरेडी फैशन फिल्म का एक गाना चल रहा होता है, उसी में बच्चे वॉक कर रहे हैं कई समय से, नया म्यूज़िक नहीं क्रिएट होता, नई लाइट्स नहीं सामने आती। ये दूसरे तरीके का। तीसरे तरीके का जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रतियोगिता, फैशन शो नहीं है, ये पेजेंट है। ये पेजेंट इस लेवल पे तो कर दिया, बट जैसे आपने लैक्मे फैशन वीक सुना है, जो पूरे सप्ताह तक चलता है, बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, हम वो उसकी कल्पना कर रहे हैं जो 7 दिन तक चलेगा। मतलब एक फैशन वीक होगा, वो 7 होगा या 6 होगा, बट वीक होगा। There will be different places in which Yes, so it will be, it is already, the blueprint is already out. The blueprint is this already, will be a worldwide initiative. yes, so this First of one yes, of kind of one of its kind, yes. तो इसमें हम 6 जगहों पे ऑडिशंस करने का प्लान कर रहे हैं, जो पूरा 1 साल का प्रोसेस होगा। तो all across the world. यस, तो इसमें आप ये देखते हैं, नहीं अभी तो उसको इंडिया लेवल पे करेंगे, इनविटेशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड होगा। Superb. So event is going to happen in India, इन इंडिया but the द नॉमिनेशंस एनीबडी कैन। सो जैसे अभी भूटान से हमारे एक मित्र हैं, वो अगर पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो देख ही रहे हैं, तो वहाँ से हमारे को निमंत्रण है कि आप वहाँ कीजिए। UAE से कुछ दोस्तों का निमंत्रण है, वहाँ कीजिए। बट मैं फिलहाल इसको इंडिया से बाहर अभी इसलिए नहीं लेके जाना चाहता हूँ, इसको पहले एक वीक यहाँ करते हैं, उसके बाद बाहर ले जाएंगे, उसके बाद इसकी ग्लोरीज थोड़ी सेकंड लेवल पे होएगी इंडिया। right. Wow. इतना सब कुछ कर रहा है, मेरे को कभी लगता है कि सुपर्ब। सो मेरा अगला क्वेश्चन है, जो मेरे पेरेंट्स हमारे यहाँ पे जो पॉडकास्ट के अंदर जो मेरे डेली गेस्ट होते हैं, एंड आई वुड से दैट द व्यूअर्स आर मेनली पेरेंट्स, एंड मैंने एक टिपिकली ट्रेंड देखा है, काफ़ी सारे के सारे पेरेंट्स जस्ट बिकॉज दे नर्चरिंग अ चाइल्ड हु
इज ऑन द स्पेक्ट्रम, उनका एक करियर के अंदर एक डाउनफॉल टाइप का हो जाता है, और यू कैन से इट टेक्स अ बैक सीट बिकॉज ऑब्वियसली योर टाइम गेट्स इन्वेस्टेड इन द चाइल्ड, ठीक है। अब एक होता है कि या तो फिर आप वापस नौकरी ज्वाइन कर लो एंड गेट, बट एक और पीछे से एक फियर होता है कि यार व्हाट इफ मैंने नौकरी करा एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव टाइम टू द चाइल्ड, फॉर बच्चे का पूरा वो चलेगा नीचे। तो डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर पेरेंट्स इन विथ रिस्पेक्ट टू एनी थिंग विच हेल्प्स देम प्रोफेशनली एंड एट द सेम टाइम फोकस ऑन द चाइल्ड? क्योंकि ये काफ़ी गोल्ड माइन क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा बिकॉज उनके जिंदगी में दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, वी वांट टू सी एंड एट द सेम टाइम वी वांट टू अपग्रेड ऑल्सो, बिकॉज कुछ डाउनग्रेड हो गए भाई पेरेंट्स, काफ़ी अच्छे अच्छे हाई फ्लाइंग करियर्स को छोड़ के अब वो बच्चे के ऊपर लगे पड़े हैं। एंड मेजरली आई हैव सीन mothers who are actually suffering in this phenomena, so I'm sure that you have something for parents also. मैं सोच रहा हूँ होगा कुछ ना। तो मदर्स आर नॉट सफरिंग, मदर्स आर कंट्रीब्यूटिंग। सो अगर हम शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे तो मस्तिष्क को भी सही संदेश जाएगा ताकि हम समझ पाएं ये। राइट। तो मदर्स आर मोर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि वो तो पैदा होने से पहले ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है ना, तो उसका जो लगाव है ना बच्चे के साथ, इसीलिए माएँ ज़्यादा आपको सामने दिखती है। बट विडंबना ये है, आइनोरी ये है कि पिता कहाँ हैं? तो मिस्टर डैनियल, जो मैंने आज आपसे बात किया कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की कल्पना कर रहे हैं, उसका ब्लूप्रिंट ड्राफ्ट हो चुका है। उसको लिखने से पहले हम एक कागज लिख रहे थे, उसका नाम है डैडी क्लब। डैडी क्लब। अच्छा, ओके, क्या करता है? तो करता नहीं है, ये आया नहीं बाहर, हमने छोड़ दिया उस कागज को उसी लेवल पे, क्योंकि हमने देखा कि माएँ इमोशनल भी बहुत होती हैं, कंट्रीब्यूट बहुत करना चाहती हैं, पूरी फोर्स दे सकती हैं, ताकत दे सकती हैं, सोच दे सकती हैं, बट जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरी है, शक्ति के बिना शिव अधूरा है, तो एक बच्चे के जीवन में दोनों ही चीजें चाहिए। तो हमें ये समझ में आ रहा था कि ये तो फ्रंट फुट पे लड़ ही रही हैं, ये जो घर बैठ के चाय पी रहे और रोज आकर स्ट्रेस बना रहे, इनको बाहर उठा के लेके आते हैं। यानी मैं पिताओं की बात कर रहा हूँ, जो सुन भी रहे होंगे तो मुझे कोसेंगे मनी मन, बट उन पिताओं को सामने लाने के लिए हम एक डैडी क्लब बनाना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अभी हम उस पर ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, बट ये पेरेंट एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम का हमारा एक फ्री वर्कशॉप होता है, वो हम समय समय पे देते रहते हैं। जैसे if I'm not wrong, I think it was in month of January, we have done a very intense workshop on artificial intelligence and technology intervention. तो हमने लोगों को बताया, जागरूक किया। आप शायद जानते होंगे, कॉग्निजन करके एक डिवाइस है, अमेजोन उसको बैक कर रहा है। तो जैसे सेरेबल नहीं, पैरालिसिस का एक पेशेंट है, मान लीजिए मेरा बॉडी ऐसा है एकदम, आप मुझसे पूछे चाय पिएगा, कॉफ़ी पिएगा, मेरा कान तो सुन रहा है, मेरा नर्व सिस्टम रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, बट न्यूरोलिंक प्रोग्रामिंग भी उसको बोलते हैं, और BCI टेक्निकली उसको बोलते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस उसको बोलते हैं। तो मेरा मन तो कह रहा है कि आपने पूछा राकेश वुड यू लाइक टू हैव टी एंड कॉफ़ी, आई एम सेइंग यस आई विल हैव कॉफ़ी, बट आप सुन तो पा नहीं रहे क्योंकि मेरे मन ने बोला, ना आप देख पा रहे हैं क्योंकि ना मेरी आंखें ब्लिंक हुई, ना हाथ हिला। तो वो मशीन यहाँ भी लिख देगी यस आई विल हैव कॉफ़ी। जो मेरा नर्व सिस्टम जो बोल रहा है वो यहाँ पर लेकर आएगा। दुनिया उस लेवल पे जा रही है, उस लेवल का AI हो रहा है। सो फर्स्टली माई माइंड इज ब्लोन कम्प्लीटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपसे बात करने के बाद यही समझ आ रहा है कि देयर इज सो मच टू कवर, बिकॉज आपके पास, आप 2010 से हो, हम 2025 में, ठीक है ना, 15 साल का जो नॉलेज है मैं उसको 1 घंटे के पॉडकास्ट या 1.5 घंटे के पॉडकास्ट में स्क्वीज इन तो कर नहीं पाऊंगा। तो आई वुड लाइक यू टू इनवाइट वंस अगेन, अगर आपके पास टाइम मिला, बिकॉज आप ऑलरेडी टाइम निकाल के मेरे पास आए हो, 2 बार मौका मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बट one thing, one parting statement, or you can say one, I think you have got almost a decade, more than a decade's experience, and you've been working with parents, बच्चों के साथ भी. One thing which you want a good message for the parents through this podcast, आप क्या देना चाहते हैं वो? एक शब्द में या एक लाइन में तो डिफाइन नहीं हो पाता है, क्योंकि पेरेंट्स इस बात को सुनकर बहुत बोर भी हो चुके होंगे कि कॉन्फिडेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, हताश मत होना। बट मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप विश्व के उन सारे बड़े लोगों को देखिए जिनके पास हर तरह की विलासिता है, यानी लग्जरी है, जिनके पास इतना पैसा है कि जिनको पता ही नहीं है खर्च कहाँ करना है। आप अगर उनको भी देखेंगे तो उनके जीवन में भी किसी ना किसी तरीके की समस्या है। कोई समस्या से जीना जानता है,
कोई समस्या को समस्या की तरह देखता है, कोई उसको एक अवसर की तरह देखता है। मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूँ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड्स में, वो रियली वांटेड टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द सोसाइटी। आपको पता है भारत सरकार ने CSR नाम की चीज़ पे इतना फोर्स क्यों किया हुआ है? ताकि कॉर्पोरेट को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए कि समाज उद्धार भी करना है। वो समाज कौन है? वो समाज वही तो है जो हमारे घर में है, वो समाज हम ही तो हैं। तो अगर हम उस चीज़ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें तो मुझे लगता है हम दूसरे को भी पॉजिटिविटी दे पाएंगे। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, आप कंपैरिजन करना बंद कीजिए, आप सोचना बंद कीजिए व्हाट आफ्टर अस। ये क्योंकि इट्स नॉट $1 million क्वेश्चन व्हाट आफ्टर अस। क्या पता है कि हम अभी ना रहें, बट जब तक है तब तक तो अच्छा बनाए उसको। ये व्हाट आफ्टर अस से ज्यादा ये देखा था व्हाट विद अस। तो साथ उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। आपके पास पैसे नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास परमात्मा ने खुशी दे रखी है चेहरे में, आप उस खुशी के साथ रखिए। आपके पास पैसे बहुत है तो आप उसको एक अच्छी विलासिता दे पा रहे हैं, बट आप कोशिश कीजिए कि व्हाट विद अस, व्हाट आफ्टर अस सोच सोच के आप परेशान होते भी हैं, परेशानी को घर पे लाते हैं। सबसे पहले घर की इकोलॉजी को, उसके पारिस्थितिक तंत्र को एक ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए जहां पर मजा आए, डिफरेंसेस के साथ जीने में मजा आए। जैसे एक लड़का एक लड़की डिफरेंसेस के साथ खुशी से रह पाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत मुश्किल होता है ट्रांसजेंडर, LGBTQI+ जैसी चीज़ों को अडेप्ट करना, एक्सेप्ट करना। आज हम उसको कर पा रहे हैं, खुशी से कर पा रहे हैं, हम इसको भी खुशी से अडेप्ट करें। मैं जानता हूँ कि बहुत, आप बोलेंगे राकेश बाबू ये बोलना सरल है, क्योंकि आपको नहीं पता जब वो हाइपर होता है तो कब भी मार देता है या कुछ भी कर। आई नो, आई अंडरस्टैंड, हम भी उस चीज़ों को जीते हैं। हाँ, मैं शायद आपके जितना इतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं रोज जी पा रहा हूँ, बट जितना मूवमेंट मिल रहा है उसको कोशिश तो की जाए जीने की। व्यवहार से बहुत चीज़ें बदल पाती है, तो व्यवहार अपना बदलें, एटीट्यूड अपना बदलें, पर्सपेक्टिव अपना बदलें। मुझे लगता है चीज़ें बदलनी स्टार्ट होंगी। जी, Thank you so much once again. It has been an honor to have you once again. थैंक यू, So, एब्सोल्यूट माय ऑनर। thank you so much for watching this entire video. आपको अब 3 काम करने हैं। पहला, comment the best portion which you liked about this video. And also, आपको लगता है कि आपका कोई पेरेंट, आपके यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटेड चेंज मेकर या कोई डॉक्टर है whose story needs to be published, please mention the name on the comment section and we will reach out to them. Number 2, subscribe to this channel because अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम valuable guests नहीं लेकर आ पाएंगे. So the responsibility is yours to subscribe the channel. And number 3, share this video with someone who needs to listen to this. वो आपका ऑफिस का कोई कोलीग हो सकता है, आपके फैमिली में कोई रिलेटिव हो सकता है, या आपका कोई फ्रेंड हो सकता है। आप जानते हो उनकी फैमिली में प्रॉब्लम है, लेकिन they have no idea about. This video can be an awareness medium for them. It can impact their lives positively. And last but not the least, stay connected and be delightful. Thank you.